हेलो नमस्कार आप सभी को। तो आज हमारा वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पार्ट 3 है। इससे पहले हमने दो पार्ट पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया मेंडल के बारे में, मेंडल ने कौन कौन से लक्षण लिए थे ये हम पढ़ लिए। बेसिक क्या होता है, डीएनए जीन एलील हम सारा कुछ पढ़ के खत्म कर लिए हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, एक संकर संकरण जिसको कहते हैं वो हम पढ़ लिए थे। उस पर बेस्ड सारे नियम के बारे में पढ़ लिया था। अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है, पूर्ण प्रभाविता क्या होता है, पृथक्करण का नियम क्या होता है, मल्टीपल एलिज्म क्या होता है, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड सारे हम क्वेश्चन भी कर लिए थे। तो आज हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस करके अपलोड कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा। आज हम कोशिश करेंगे चैप्टर खत्म करने का। आज हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर संकरण से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग आज क्या पढ़ना शुरू कर रहे हैं, दो जीनों का वंशागति, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, द्विसंकर संकरण कहते हैं। हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा क्या कि अगर हम एक लक्षण का स्टडी कर रहे हैं एक समय पर तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड। हम देखेंगे थे प्लांट हाइट लिए थे, उसमें हम देखे थे टॉल बोना, किस तरह से उसमें जीनोटिपिक आता, फिनोटिपिक आता, हम सारा कुछ पढ़ लिए थे। आइए हम पढ़ते हैं दो जीन का। देखिए क्या लिखे, वैसा क्रॉस जिसमें हम दो भिन्न गुणों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण कहते हैं। वहां पर हम क्या लिए थे, प्लांट का हाइट लिए थे, बौना था और लंबा था। यहाँ हम दो गुण लेंगे, एक लेंगे बीज का आकार लेंगे। बीज का आकार में क्या होगा, आर आर कैपिटल आर, याद रखिएगा कैपिटल लेटर से लिखा मतलब वो क्या, डोमिनेंट है, प्रभाविता एलील है। तो आर रिप्रेजेंट करता है गोल को, ये आपको याद रखना। तब आगे जब हम क्रॉस कराएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, आर 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 हर जगह आर आर वाई वाई लिखल मिलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये आर आर रिप्रेजेंट कर रहा है गोल को, जो क्या है जी, प्रभाविता एलील है। ये आर आर झुर्रीदार को, जो क्या आते हैं, अप्रभाविता। इसीलिए हम आपको बोले थे कि बेसिक क्लास आपको देखना है। अभी देखिए वही सब आ रहा है, प्रभाविता एलील क्या होता है, अप्रभाविता एलील क्या होता है। तो आप पढ़े रहेगा तो आपको आसानी होगा समझने में। उसके बाद हम बीज का रंग लिए हैं, दो गुण एक समय पर पढ़ेंगे। बीज का रंग में देखिए क्या लिखे, वाई वाई पीला येलो कलर, ये भी क्या प्रभाविता है। और स्मॉल वाई ये हरा कलर है, ग्रीन कलर जिसको कहते हैं, ये अप्रभाविता है। समझ गए क्या क्या गुण लिए हैं। द्विसंकर या संकरण या दो जीनों का वंशागति में हम पढ़ेंगे एक समय पर दो गुण के बारे में। वैसा क्रॉस जिसमें हम दो भिन्न गुणों का अध्ययन करते हैं उसे हम द्विसंकरण कहते हैं। ये सब हम गुण लेते हैं। अब आइए हम आपको डायहाइब्रिड क्रॉस करके बताते हैं। हम क्या करते थे, पेरेंट लेते थे। कैसा पेरेंट लेते थे, होमोजाइगस डोमिनेंट लेते थे, यानी कि समयुग्मजी प्रभाविता एलील। देखिए कैपिटल लेटर से सारा लेखा लेती है, क्या हो गया, होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया, ये होमोजाइगस रिसेसिव हो गया। समयुग्मजी अप्रभाविता एलील। समयुग्मजी क्या होता है, विषमयुग्मजी क्या होता है, सब पढ़ लें। समयुग्मजी मतलब अगर एक ही तरह का जीन है, समयुग्मजी मतलब एक ही तरह का जीन है, विषमयुग्मजी मतलब अलग अलग तरह का। अब देखिए यहां से गिमिट क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब यहां से गिमिट क्या बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राउंड कलर सीड के आकार का राउंड कलर, यानी कि गोल का सीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बीज का आकार कैसन, झुर्रीदार वाला। और ये वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई वाई जो कैपिटल वाई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पीला को, और जो स्मॉल वाई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन को। समझ में आ रहा है। अब देखिए जब इससे गेमिट बन गया, गेमिट फर्स्ट बना लिया, जब आप इसको क्रॉस कराइएगा, लिख देखा क्रॉस पोलिनेशन। जब आप क्रॉस पोलिनेशन कराइएगा तो देखिएगा यहां से क्या बन जाएगा, ये F1PD में कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब हम इसका क्या करेंगे, सेल्फ पोलिनेशन करेंगे। आपको घबराना नहीं है, हम जितना पढ़ाएंगे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे हम ये क्रॉस करके दिखा रहे हैं, उसके बाद जैसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखे थे फाइनली कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक उसी तरह से जब हम डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लेंगे तो आपको हम बता देंगे इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए अब इसका हम सेल्फ पोलिनेशन कराते हैं। ये हम ले लिए हैं, इसका हम सेल्फ पोलिनेशन करा रहे हैं। तो इससे क्या बनेगा, गेमिट बनेगा। देखिए आपको हम गेमिट निकालने का फॉर्मूला बताए थे, याद है आप लोग को, क्या आपको बताए थे गेमिट कैसे निकालना, 2 टू द पावर n। n क्या होता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन, यानी कि अलग अलग प्रकार का जीन आपको क्या वो दिख रहा था। यहाँ देखिए क्या वो दिख रहा है, एगो ये अलग अलग दिख रहा है, एगो ये अलग अलग दिख रहा है, दो गो दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 यानी कि 4। यहाँ से क्या गेमिट बनेगा, 4 गो। देखिए बन रहा 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 बन रहा है। अगर आपको नहीं बनाने आ रहा तो हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं तुरंत से। ये देखिए आर है, वाई है, एक ही कलर से लिखता आप समझ जाएगा। देखिए आर है और वाई है, सॉरी यार, आर आर है, वाई वाई है, ठीक। अब इसे हमको क्या करना है, गेमिट बनाना है। तो देखिए यहां से क्या गेमिट बनेगा, आर आर, यहां से बनेगा वाई वाई। अब इस सबको आपस में क्रॉस कराते रहेगा, इसको इससे क्रॉस करेगा, फिर इसको इससे क्रॉस करेगा, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको गेमिट मिल जाएगा, ठीक उसी तरह से वहां हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे,
अब इसको हम क्या करेंगे जी, आपस में क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराएंगे हम पुनेट स्क्वायर मेथड से, बिल्कुल नहीं देखेंगे। पुनेट स्क्वायर यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। हम आपको एक बढ़िया वाला मेथड बताएंगे जिसको हम कहते हैं फॉर्क मेथड। फॉर्क मेथड से आप एकदम बिल्कुल आसानी से जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, F2PD में क्या फिनोटाइप आएगा, जीनोटाइप आएगा, सब आप आसानी से समझ सकते हैं। तो पहले आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए इस। तो आइए अब आगे हम समझते हैं फॉर्क मेथड क्या होता है। आइए ध्यान से सुनिएगा, हम पहले लिख दिए ताकि कम समय लगे समझाने में। आइए देखिए फॉर्क मेथड में आपको क्या करना है। इधर बीज का आकार ले लिया है, दिख रहा है इधर, इधर बीज का रंग ले लिया है। हम बीज के आकार का तीनों ट्रेड लिख देंगे, कैपिटल R, कैपिटल R, स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल r लिख दिया है। और हम अगर एक गुण का अध्ययन करें मतलब क्या, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो कितना था, 1:2:1 लिख देना है। अब क्या करना है, इसके सामने ये जो बीज का रंग का ये है ट्रेड है, तीनों लिख देना। देखिए कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल Y, स्मॉल y, स्मॉल y, स्मॉल y, जैसे इधर लिखे ना ठीक उसी तरह से सबके सामने 3-3 बार लिख देना। लिख दिया है। और सबका जीनोटिपिक रेशियो भी लिख देना, 1:2:1, 1:2:1, ठीक उसी तरह से 1:2:1 लिख दिए। अब आपको क्या करना है, इसको इससे क्रॉस कराना, फिर इसको इससे, मतलब ये जो 3 गो लिखे हैं ना, 3 गो नजर आ रहा है, इसको इस तीनों से क्रॉस कराना, फिर इसको इस तीनों से क्रॉस कराना, फिर इसको इस तीनों से क्रॉस कराना। तो जब आप क्रॉस करेगा तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा, नजर आ रहा है। और देखिए इसको आप क्या लिखिएगा, कैपिटल R, कैपिटल R, स्मॉल y, तो राउंड और येलो, R डोमिनेंट होता है, ये भी डोमिनेंट, राउंड येलो हो गया, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो इधर जीनोटाइप लिखे, इधर जीनोटाइप लिखे हैं, इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए। देखिए 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। अगर नहीं समझ में आएगा तब ध्यान से सुनिएगा, हम एक बार और समझाएंगे। इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा वो हम लिखा देंगे। अगर आपसे जीनोटिपिक फिनोटिपिक याद नहीं रहता तो आपको घबराना नहीं है, आपको ट्रिक बता देंगे, आप अपने याद रख लीजिएगा। इसको हम पुनेट स्क्वायर मेथड से भी निकालते, लेकिन पुनेट स्क्वायर थोड़ा लेंदी हो जाता है, क्रैश कोर्स से थोड़ा ध्यान रखते हुए समय का भी। चलिए अब देखिए, अब इसमें इससे आपको क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा बताइए F2 जनरेशन में जीनोटाइप कितना आएगा। तो जीनोटाइप 9 गो नजर आएगा। जीनोटाइप मतलब क्या, बाहर से आपको क्या क्या दिख रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप आपको क्या गो नजर आएगा, 4 गो फिनोटाइप नजर आ रहा है। सॉरी, जीनोटाइप किसको कहते हैं, जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट उसका क्या क्या है। जैसे कि ये RRYY वाला क्या गो है, RRRY वाला ये कितना है, ठीक उसी तरह से सबको आपको गिन के लिख देना है। फिनोटाइप आपको बाहर से क्या क्या दिख रहा है, बाहर से देखिए आपको राउंड येलो दिखेगा, सिर्फ राउंड ग्रीन देखेगा, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, इसके अलावा कुछ दिख रहा है क्या, देखिए राउंड येलो दिख रहा है आपको, ये रहा राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो दिख रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं, राउंड ग्रीन देखिए आपको दिखेगा, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन दिख रहा है। रिंकल्ड येलो आपको दिखेगा, देखिए रिंकल्ड येलो दिख रहा है, रिंकल्ड येलो दिख रहा है, रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है तो इसको हम कहते हैं फिनोटाइप। 4 को दिखेगा, देखिए इस तरह का सीट देखेगा, या तो इस तरह का सीट, या तो ये, या तो ये। तो 4 को ये हो गया फिनोटाइप और जीनोटाइपिक नो। तो फिनोटाइपिक रेशियो इसका कितना आ जाएगा, 9:3:3:1। आपको देखना कि राउंड और येलो क्या गो है। तो राउंड और येलो आइए आपको हम दिखा देते हैं क्या गो। देखिए राउंड और येलो ये रहा, ये गो ये हो गया, राउंड और येलो 2 गो, और कौन है जी, राउंड येलो देखिए 2टा नजर आ रहा है, और देखिए राउंड येलो 2टा, और कहीं नजर आ रहा है राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, ये 2टा नहीं जी, यहाँ 4 ना होगा, 1 मिनट, 4। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 2 6 2 8 1 9 राउंड येलो नजर आ गया बाहर से आपको। उसको देखिए क्या है, राउंड ग्रीन आपको क्या को नजर आ रहा है, 3 गो। राउंड ग्रीन को अपना नजर से देखिएगा, इसको रिएज कर देता कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए राउंड ग्रीन आपको क्या को दिख रहा है, देखिए यहाँ से राउंड और ग्रीन देखिए 1, और नीचे आइए राउंड और ग्रीन 2, और कहीं राउंड ग्रीन नजर आ रहा नहीं ना, तो 3, तो देखिए 2 1 3 गो हो गया। चलिए एक रो साफ कर दीजिए आराम से, बोर्ड हिल जाएगा नहीं तो। उसको देखिए रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो इधर देखिए क्या को नजर आ रहा है, रिंकल्ड, रिंकल्ड ये देखिए रिंकल्ड एगो 2टा, 2 1 3टा रिंकल्ड येलो नजर आएगा। उसको देखिए रिंकल्ड ग्रीन क्या को नजर आएगा, सिर्फ एगो। यहाँ से फिनोटाइपिक आपका रेशियो क्या आ जाएगा, 9:3:3:1। इधर पूछा कि F2 जनरेशन में जीनोटाइप क्या आएगा, तो याद रखिएगा 9 आएगा, फिनोटाइप क्या आएगा 4 को दिखेगा। मतलब बाहर से आपको क्या क्या दिखेगा, या तो ये राउंड येलो दिखेगा, यानी कि गोल और पीला सीड दिखेगा, या गोल या हरा सीड दिखेगा, या झुर्रीदार या पीला सीड दिखेगा, या झुर्रीदार या हरा सीड, यही दिखने का चांस है। देख लिया, आपको नजर आ गया क्या क्या कोई नजर आ रहा है, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशियो याद रखिएगा 9:3:3:1। अगर आप याद नहीं रखिएगा बिल्कुल भूल जाइए, हम आगे आपको ट्रिक बताएंगे, याद रखने का कोई जरूरी नहीं है। अब ये देखिए यहाँ से PR हो गया, अब GR कर लेते हैं। PR मतलब जो पढ़े होंगे उसको पता होगा, PR मतलब फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक अनुपात। GR मतलब जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए लिख दीजिए,
1 2 1 2 इसी को चिपका देना है। यही आपका क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो। देखिए ना हम इधर लिखे हैं क्या, ये जीनोटाइपिक रेशियो है ना जी। फिर उसका ये जीनोटाइपिक रेशियो लिखे हैं, सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे थे, ये भी क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो है। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2:1:4:2:1:2:1। देखिए यही नजर आ रहा है, 1:2:1:2:4:2:1:2:1 यही नजर आ रहा है। चलिए तो आपको पता चलेगा जीनोटाइप कितना होगा, फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, जीनोटाइपिक रेशियो। अब आइए मान चलिए आप भूल गए हैं, तो आपको क्या करना है, मोनोहाइब्रिड को सब पढ़े हैं, सबको पता है, हम आपको यहाँ ट्रिक बता दे रहे हैं, आप अपने से निकाल लीजिएगा, आपको याद रखने का कोई जरूरी नहीं है। आइए देखिए हम क्या बोल रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम पढ़ रहे हैं, सॉरी डायहाइब्रिड क्रॉस हम पढ़ रहे हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटाइपिक रेशियो आया था ना, या फिनोटाइपिक रेशियो, डायहाइब्रिड मतलब क्या, 2 का गुण का अध्ययन कर रहे हैं, हम 1 गुण का अध्ययन कर रहे हैं। तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो आया था उसको मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई कैसे करना, आइए हम आपको सिखाते हैं। देखिए इसमें ट्रिक क्या है, हम पढ़ रहे हैं डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस में हमको क्या निकालना, फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। तो डायहाइब्रिड क्या है जी, मोनोहाइब्रिड को 2 बार क्रॉस करा दीजिएगा, मोनोहाइब्रिड 2 बार आप लिख दीजिए मोनोहाइब्रिड। और कैसे मल्टीप्लाई करना हम आपको सिखा देंगे, बचपन में जो सीखे मल्टीप्लाई वो नहीं करना है। तो ये देखिए हमको क्या करना, डायहाइब्रिड क्रॉस में निकालना हमको सबसे पहले पीआर निकालना है, पीआर निकालना तो बहुत ही जरूरी है। बताइएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक अनुपात कितने आता था, है केकरो याद, मोनोहाइब्रिड में जो फिनोटाइपिक अनुपात आता था वो कितने आता था, 3:1। यही ना था फिनोटाइपिक रेशियो। और जीनोटाइपिक रेशियो कितने आता था, 1:2:1 यही आता था। चलिए हम अभी पीआर पर चलते हैं, जीआर पर नहीं जाएंगे। फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आ गया, इसको क्या करना, फिर से एक बार इसे मल्टीप्लाई कर देना 3:1, और इसको क्या करना, लिख देना है। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना आपको, जैसे यहाँ 3:1 है, 3:1, तो जैसे आप पहले बचपन में करते हैं ना कि 1 3 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 1, ऐसे नहीं करना आपको। आपको सिंपल क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करके लिख देना सीधे। देखिए 1 1 1, 1 3 3, ठीक है, उसके बाद 3 1 3, 3 3 9। देखिए 9:3:3:1, देखिए तो फिनोटाइपिक रेशियो वही है ना, फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1। यहाँ लिख दीजिएगा 9:3:3:1 आ गया फिनोटाइपिक रेशियो। कितना आसान है। ठीक उसी तरह से हमको क्या करना है, जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है, जीआर। इसमें भी हम क्या करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो कितना आता था, सबके पता है, 1:2:1। फिर उसके बाद क्या करना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से गुना कर देना, 1:2:1। यहाँ भी क्या करना, मल्टीप्लाई सिंपल ही कर देना। देखिए यहाँ कर देते हैं हम, 1:2:1 क्रॉस करना, सॉरी मल्टीप्लाई करना है 1:2:1 से, सिंपल लिख देना। देखिए 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। फिर उसके बाद यहाँ से लिखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको मल्टीप्लाई करें, फिर 2 1 जा 2, फिर इसको पकड़िए 1 2 1। देखिए वही आ गया क्या, 1:2:1:2:4:2:1:2:1। जो यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है ये डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1:2:2:4:2:1:2:1। तो यहाँ लिख देना 1:2:1:2:2:4:2:1:2:1। तो पता चल गया किस तरह से हमको ये निकालना है। अगर आपको नहीं भी याद है तो आप आसानी से याद रखिएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या क्या पूछ सकता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको फिनोटाइपिक रेशियो पूछेगा, जीनोटाइपिक रेशियो पूछेगा, F2 जनरेशन में जीनोटाइप कितना था, फिनोटाइप कितना था। ठीक उसी तरह से डायहाइब्रिड में याद रखिएगा, जीनोटाइप 9 आएगा, F2 जनरेशन की बात करें फिनोटाइप 4 आएगा, फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 आएगा, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1:2:2:1:2:1 आ जाएगा। इसका ट्रिक क्या, अगर आप भूल जाइएगा ये कितना लंबा 1:2:4 आप भूल भी सकते हैं, तो आपको सिंपल क्या करना है, मोनोहाइब्रिड को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिनोटाइपिक हम जानते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितना था, 3:1 आता, 3:1। तो इस दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई जैसे भी हम सिखाएंगे वैसे कर लीजिएगा, तो आ जाएगा 9:3:3:1। जीनोटाइपिक रेशियो सिंपल मल्टीप्लाई 1:2:1:2:2:1:2:1 आ जाएगा यहाँ तक। अब आइए हम इससे के बाद पढ़ना शुरू करते हैं। मेंडल साहब के जो ये द्विसंकर क्रॉस है, इस पर इन्होंने एक नियम दिया था जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आइए हम इसको अच्छे से समझते हैं। पहले इसको आप लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप ये फोर्क मेथड समझे होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप लोग को वीडियो फिर से एक बार रिप्ले करके देख लीजिएगा, आप आसानी से समझ पाएंगे, ज़्यादा हार्ड है नहीं। एक बार हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए आपको क्या करना है, इस कैपिटल आर मतलब ये बीज के आकार का तीनों ट्रेड लिख देना। देखिए तीनों पॉसिबल यही हो सकता है जी, ये कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अब देखिए आर आर है,
इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक उसी तरह से बीज के आकार का देखिए कैपिटल वाई है ना, जैसे इधर इसको लिख दिया तो बीज के आकार को भी एक बार लिखना कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई तीनों में लिख देना है। और इधर जीनोटाइपिक रेशियो लिखे 1:2:1। ठीक उसी तरह से इसमें तीनों में लिख देना 1:2:1 1:2:1 1:2:1 और सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना। इधर आपको नजर आ जाएगा राउंड येलो, राउंड मतलब गोल, येलो मतलब पीला, नजर आ जाएगा। यहाँ से आपको जीनोटाइप 9 आ जाएगा, फिनोटाइप 4 आ जाएगा। फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 आ जाएगा। जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1:2:2:1 आ जाएगा। ये ट्रिक हो गया डायब्रिड को उसको कैसे निकालना है। आइए देखिए, हम एक बार आपको यहाँ पर हम तुरंत बता दे रहे हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इधर लिखते हैं डायब्रिड क्रॉस, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब डायब्रिड क्रॉस। इसमें आपसे क्या क्या पूछेगा, देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपसे पूछेगा बताइए F2 जनरेशन में फिनोटाइप क्या हुआ था। फिनोटाइप क्या को फिनोटाइप बाहर से आपको क्यों नजर आता है, एगो लंबा नजर आ रहा था, एगो बौना नजर आ रहा था, तो फिनोटाइप क्या था, 2 गो। F2 जनरेशन में आपको जीनोटाइप क्या नजर आ रहा था। अच्छे से लिख दे क्या, रुकिए इसको हम इरेज करके अच्छे से आपको बता दे रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा। आइए देखिए आपसे क्या क्या पूछ सकता है, हम इधर लिख देते हैं मोनोहाइब्रिड और इधर डायहाइब्रिड। हम F2 जनरेशन की बात कर रहे हैं तो दोनों में लिख देते हैं F2 जनरेशन में बात करेंगे। आपसे पूछा जाएगा क्या फिनोटाइप क्या वो था, तो मोनोहाइब्रिड में बाहर से आपको क्या क्या दिख रहा था, लंबा बोना 2, जीनोटाइप क्या वो दिख रहा था अलग अलग प्रकार का, देखिए कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या को दिख रहा था जीनोटाइप, एगो जीनोटाइप, ये दोनों एक जैसा ये एक, तो 2 गो, एगो ये 2 गो, ये दोनों एक जैसा था, 3टा जीनोटाइप। ठीक है, और आपसे पूछेगा प्यार हुआ कि नहीं, प्यार इसका क्या हो जाएगा, प्यार फिनोटाइपिक रेशियो कितना आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा जीआर कितना आएगा, 1:2:1 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से इधर पूछेगा डायहाइब्रिड में बताइए फिनोटाइप क्या होगा F2 जनरेशन में, तो फिनोटाइप आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर देखिए 4 गो ऐसा वाला या तो नजर आएगा, या तो ऐसा या तो ऐसा। अब देख लीजिएगा ध्यान से, 4 गो। आपसे पूछेगा जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप क्या नजर आएगा, 9 गो जीनोटाइप नजर आएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा पीआर कितने होगा, तो फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 सबको पता है। जीआर 1:2:1:2:4:2:1:2:1 इतना एक जगह जीनोटाइप, बस इतना, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछ सकता है। अब आइए इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहले आइए इसको छाप लीजिए। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेंडल साहब ने डायहाइब्रिड क्रॉस पर जो नियम दिए थे, आपको हम पढ़ाए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड 2 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। फिर प्रभाविता का नियम में हम देखे थे क्या पूर्ण प्रभाविता क्या होता है, स्वप्रभाविता क्या होता है, हम पढ़े थे। आइए हम पढ़ते हैं मेंडल साहब जो डायहाइब्रिड क्रॉस था उस पर आधारित एक नियम दिए थे, एक नियम, और वो नियम क्या था, स्वतंत्र अपवहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट मतलब समझते हैं ना जी, बिल्कुल आजाद, आपको कोई बांध के नहीं रखेगा, आपको जहां जाना जाइए, ये नियम वही कहता है। ये देखिएगा बड़ा बढ़िया नियम है। ये नियम क्या कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक अलग अलग लक्षणों के लिए विषम युग्मजीय पौधों में संकरण कराया जाता है तो प्रत्येक लक्षण के जीन युग्मक निर्माण के दौरान स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। पढ़ के तो कुछ पता नहीं चला होगा, उधर आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, इन डायहाइब्रिड क्रॉस में हम समझ रहे हैं कि स्वतंत्र अपवहन का नियम क्या होता है। हम जानते हैं कि F1PD में क्या होता है, ये आता है, क्या ना आता है वो बताना पड़ेगा, क्या RR, अरे तरीके RR Y, इसी को जब हम क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है जी, F1PD में आता है ये RR कैपिटल R स्मॉल r Y, पढ़ने में तो आपको सेम लग रहा है RR दोनों RR है, लेकिन ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। तो ये नियम क्या कहता है कि ये नजर आ रहा है, ये कैपिटल R है स्मॉल r है, कैपिटल Y स्मॉल r Y है, तो ये जो जीन है ये गुणसूत्र एगो नजर आ रहा है। आपको हम पढ़ाए थे, याद करिए कि जो मेंडल साहब जो गुण का अध्ययन किए थे, 7 जोड़ा गुण का अध्ययन किए थे, 14 गो गुण, यानी कि हम आपको बताए थे कि क्रोमोसोम नंबर 1, 4, 5, 7 पर ही सारा गुण प्रेजेंट था। तो 1 पर क्या था जी, ये क्या सीड का कलर है, सॉरी आकार है, और ये क्या सीड का कलर यानी कि बीज का रंग है। अब हम बोल रहे हैं कि इस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है ये कैपिटल R स्मॉल r, ये
राउंड और ये झुर्रीदार। ठीक उसी तरह से 7th नंबर पेयर यानी कि क्रोमोसोम नंबर का जो 7th पेयर होता है, यानी कि ये लिख देते हैं फर्स्ट पेयर, ये 7th पेयर, इस पर प्रेजेंट है आपका कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि ये हो गया पीला फूल, ये हो गया हरा फूल के लिए जिम्मेदार, मतलब जीन। ठीक, अब ये बोल रहा है कि नियम बोल रहा है कि जब इसमें गैमीट फॉर्मेशन होगा ना, तो ई नहीं एकरा बांध के रखेगा, ना ही ई एकरा बांध के रखेगा, ना ही ई एकरा बांध के रखेगा, ना ही ई एकरा बांध के रखेगा। ये दोनों के जकरा से मन होगा तकरा से जाके सेट हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, हम लोग डायहाइब्रिड पर आधारित मेंडल का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। मेंडल साहब का ये नियम बोल रहा है कि जब आप अलग अलग प्रकार के विषम युग्मज पौधे में आप संकरण कराइएगा, यानी कि क्रॉस कराइएगा, तो ये दोनों है ना अलग अलग जीन पर प्रेजेंट है, अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, तो ये एक दोनों दूसरों से क्या है, आजाद है। देखिए नाम से पता चल रहा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, केकरो से कोई मतलब नहीं है। तो ना ही ई एकरा बांध के रखेगा, ना ई एकरा बांध के, ना ई एकरा बांध के रखेगा, ना ई एकरा बांध। ई दोनों के मन होगा ना जकरा से सेट होगा ओकरा सेट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ई दोनों के जकरा मन होगा ओकरा से सेट हो जाएगा, यानी कि अलग अलग प्रेजेंट है। तो बिल्कुल नहीं इसके लिए गीत गाएगा, ना इसके लिए गीत गाएगा कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक, ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। कभी गीत गाएगा, इसके आगे हम पढ़ाते हैं। तब देखिए जब इसमें गेमिट का फॉर्मेशन होगा तो ई इससे भी जाके मिल सकता है, ई इससे भी जाके मिल सकता है, या ई इससे आके साथ गेमिट बना सकता है, या इसके साथ मिल सकता है। आइए तो देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, आइए हम मिला के दिखाते हैं। ये आर है और इधर क्या है, वाई है और वाई है। अब देखिए क्या होगा, यहां से क्या क्या बन सकता है, आर बन सकता है और आर बन सकता है। ठीक उसी तरह से यहां वाई बन सकता है, वाई से बन सकता है। और ये देख दोनों केकरो से जाके मिल सकता है, ये दोनों में से केकरो से जाके मिल सकता है। तो देखिए ये एकरा से मिल सकता है, फिर से बनाते हैं, ये एकरो से मिल सकता है, ये एकरो से मिलकर गेमेट बना सकता है, ये एकरो से मिल सकता है, ये एकरो से मिल सकता है। तो देखिए क्या होगा, अगर एकरा एकरा से मिलन होगा तो की बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर ई एकरा से मिलेगा तो की बनेगा, हम चेंज कर देते हैं, ई एकरा से मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर ई एकरा से मिलेगा, ई एकरा से मिलेगा तो क्या बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर ई एकरा से मिलेगा तो क्या बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। दिख गया। फिर से सुनिएगा, स्वतंत्र अपवाहन का नियम कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक अलग लक्षणों के विषम युग्मजी पौधों में संकरण कराया जाता है तो प्रत्येक लक्षण के जीन युग्मक निर्माण के दौरान स्वतंत्र हो जाते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव नहीं दिखाते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। लेकिन यह नियम हमेशा काम नहीं करेगा बउआ, ये अलग अलग प्रेजेंट है तब ना कोई कहीं जाने दे रहा है कि जाओ तू जकरा से सेट होना सेट हो जाओ। लेकिन अगर ये जीन एक ही पर प्रेजेंट रहेगा तब गीत गाने लगेगा, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथों साथी मरते दम तक। ताइए इसको इरेज करते हैं, यहाँ नीचे लिख देते हैं, यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, इसके नीचे नहीं तो इधर हम इरेज करके लिखते हैं, इधर लिख लिए होंगे आप लोग, देखिएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यह नियम हमेशा लागू नहीं होगा, यानी कि यह नियम क्या है जी, इट इज नॉट यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल नहीं है, फेल हो जाएगा कहां, लिखिएगा फेल्स एट लिंकेज। पढ़ाएंगे आपको डिटेल में क्या होता है लिंकेज। सहलग्नता, समझने का कोशिश करिए हम आपको क्या समझा रहे हैं, मार्कर कहीं लगा लेते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस में हम देख रहे हैं जब युग्मक का निर्माण होगा तो एक दोनों स्वतंत्र है, क्योंकि देखिए ये जीन अलग प्रेजेंट, अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, ये अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, ये दोनों स्वतंत्र है, जिसको जहां मन तहां जाएगा, जिससे मन उससे अपना सेट हो जाएगा। लेकिन ये आगे ये क्या बोलता है कि ये नियम हर एक जगह फेल है, सॉरी हर एक जगह लागू नहीं होगा, क्योंकि ये अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है इसलिए न जाने दे रहा है। लेकिन अगर देखिए क्या लिखिए, इट इज नॉट यूनिवर्सल, फेल्स एट लिंकेज। अगर सहलग्नता होगा, सहलग्नता क्या होता है हम आपको पढ़ाते हैं, थोड़ा सबको हम समझा दे रहे हैं। सहलग्नता की होता है अगर एक ही क्रोमोसोम पर अलग अलग प्रकार का जीन प्रेजेंट है, जैसे मान चलिए यहाँ अलग अलग प्रकार का ढेर सारा जीन प्रेजेंट है, हाइट का, आई कलर का, कुछ है, हम यहाँ पर आपको एग्जांपल समझा रहे हैं। जैसे यहाँ है ना यार मतलब क्या राउंड कलर का और ये झुर्रीदार, तो अगर मान चलिए ये आर और यार यहाँ प्रेजेंट एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट रहता है, अब ये दोनों अलग नहीं है, अब ये दोनों स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र कब होगा, जब अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट था। अब ये एक खातिर गीत गाएगा, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथों साथी मरते दम तक। तो लिंकेज क्या कहता है कि एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित अलग अलग प्रकार के जीन, जैसे ये देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, या मान लीजिए कोई भी होगा, यहाँ पर हाइट का जीन होगा, आई कलर होगा, आपके स्किन का कलर होगा, कोई भी जीन, तो ये सब आपस में क्या होगा जी, भौतिक रूप से जुड़ा होगा और एक दूसरे को जुदा नहीं होने देगा। बोलेगा नहीं चलेगा तो हमारा साथ ही चलेगा, कहीं भी जाएगा हमारा साथ ही चलेगा। तो समझ पा रहे हैं हम लोग क्या आपको समझाना चाह रहे हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखे, इट इज नॉट यूनिवर्सल फेल सेट लिंकेज, ये कहां तक लागू होता है जी, लिखिएगा, नोट में थोड़ा लिख देते हैं, लिखिएगा ये कहां लागू होगा, जब जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर उपस्थित होगा तभी लागू होगा। पहले यहां तक लिख लीजिए, यहां लिख देते हैं, लिखिएगा यह नियम सिर्फ तब लागू होगा जब जीन अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित हो। ठीक, कब नियम लागू होगा, जब गुण अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित हो, जब जीन, देखिए ना यहाँ पर ये डोमिनेंट जीन इधर है, रिसेसिव जीन अलग है, अलग अलग क्रोमोसोम पर है, तो इस यहाँ पे लोप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम करेगा। लेकिन जब एक साथ आ जाएगा ना ये, तो तब इसको जाने नहीं देगा, वहां पर शो क्या होने लगेगा, लिंकेज, संलग्नता। इसके बाद आइए हम आपको पढ़ाते हैं संलग्नता क्या होता है, लिख लीजिए यहां तक। तो आइए हम संलग्नता के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है लिंकेज। हम आपको पढ़ाए अभी कि लोप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तभी वैलिड होगा जब जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट रहेगा। अगर अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट रहेगा तो लोप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल हो जाएगा। तो ये देखिए क्या लिखे हैं संलग्नता के बारे में। संलग्नता मतलब सिंपल क्या होता है, लिंकेज। लिंकेज मतलब क्या, जुड़ा होना, उसी को हम लोग लिंकेज कहते हैं। जैसे मान चलिए एक क्रोमोसोम है, अगर इसी पर अलग अलग प्रकार का जीन प्रेजेंट है ना, तो ये सब आपस में भौतिक रूप से जुड़ा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संलग्नता कहते हैं। देखिए लिख दिए हैं कि एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित अलग अलग तरह के जीन आपस में भौतिक रूप से जुड़े होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संलग्नता कहते हैं। लिंकेज का खोज यानी कि संलग्नता का खोज थॉमस हंट और मॉर्गन ने किया था, किस पे एक्सपेरिमेंट करके, ड्रोसोफिला पर, जिसको हम लोग फ्रूट फ्लाई कहते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे मान चलिए कोई क्रोमोसोम है, ठीक, इसमें मान चलिए अलग अलग प्रकार का जीन, हाइट का जीन है, कलर का जीन है, इंटेलिजेंस का जीन है, आपका आई कलर का जीन है, तो ये सब क्या आपस में जुड़ा हुआ है। जब गेमिट का निर्माण होगा तो ये सब अलग नहीं हो सकता, एकदम साथ साथ रहेगा। संलग्नता मतलब क्या, एक साथ उपस्थित रहेगा, भौतिक रूप से देखिए आपस में जुड़ा रहेगा। लेकिन लोप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम देख रहे थे कि जीन अलग अलग प्रेजेंट था, और जब युग्मक निर्माण का समय आता था तो अपन आजादी है, जगह सेट होने का होगा उससे सेट हो जाएगा। चलिए जैसे अब देखिए हम समझते हैं, जैसे हम F1 हाइब्रिड में देखें ना कि ये R और यहाँ पे R, सिर्फ और सिर्फ R और R प्रेजेंट था, अकेले था, ये Y और ये Y अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट था, नीचे बना देते हैं, यहाँ बताए थे Y, मांग चलिए वहाँ Y, ये R और R एक जगह प्रेजेंट था, R इस तरह से प्रेजेंट था, वहां देखे तो लोप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। तो जब ये दोनों है अलग अलग है, ये भी क्या अलग अलग है, तो अब ये क्या है जी, ये ना इससे बंधा है ना इससे बंधा है, ई जकरा से मन सेट होगा ओकरा से सेट हो जाएगा, एकरा जकरा से मन करेगा सेट होने का ओकरा से सेट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इसमें। लेकिन देखिए संलग्नता में क्या होगा कि अब जो ये क्रोमोसोम है एक ही गुणसूत्र पर प्रेजेंट है, तो अब क्या है, अब ये इसके लिए गीत गा सकता है कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथों साथी मरते दम तक, क्योंकि क्या जी एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है और ये भी एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। अब जब इसमें युग्मक का निर्माण होगा तो देख रहे हैं बिल्कुल एकदम साथ साथ है, ये भी साथ साथ, अलग नहीं हुआ। देखिए यहाँ R Y, यहाँ भी R Y, यहाँ R Y, यहाँ भी R Y, यानी कि अब अलग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है जी, संलग्नता हो रहा है, एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो ये आपस में भौतिक रूप से जुड़ल रहेगा। तो देखिए क्या लिखे, यहाँ पर लिंकेज देखने को मिलता है, यहाँ पर लोप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या हो गया, फेल हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा संलग्नता समूह क्या होता है। लिंक संलग्नता समझ गए कि एक ही गुणसूत्र पर, ये रहा आपका गुणसूत्र, अगर इसी पर अलग अलग प्रकार का जीन प्रेजेंट है तो ये सब आपस में भौतिक रूप से जुड़ा होगा, जिसको हम लोग संलग्नता कहते हैं। अब से एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा संलग्नता समूह क्या होता है। देखिए एक ही क्रोमोसोम पर जो सभी जीन उपस्थित होता है वो आपस में लिंकेज दिखाता है, यानी कि ये सब आपस में जुड़ा रहना जी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंकेज समूह कह लेते हैं। अलग अलग प्रकार का जीन है, देखिए सभी जीन आपस में लिंकेज दिखाता है, जिसे हम लिंकेज ग्रुप कहते हैं। सिंपल लिंकेज ग्रुप हम लिखा लेंगे कैसे, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में उसका जो हैप्लॉइड कंटेंट होगा, जैसे मानव में कितना क्रोमोसोम पाया जाता है, 46 जोड़ा क्रोमोसोम, इसमें लिंकेज ग्रुप कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा आप। लेकिन याद रखना है, आगे हम आपको लिखा देंगे, जो मेल होता है उसमें 24 ये होता है लिंकेज ग्रुप, और जो फीमेल होता है उसमें 23 होता है। चलिए उसको देखिए, जैसे मानव है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दे, मानव में कितना होता है, 46 क्रोमोसोम होता है, यानी कि 23rd पेयर होता है। ये रहा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसी तरह से 23rd होगा। फर्स्ट पेयर पर मान चलिए यहाँ पर हाइट का कलर है, इंटेलिजेंस का कलर है, आई कलर का जीन है, ठीक। तो ये क्या हो गया, पहला फर्स्ट लिंकेज हो गया। उसी तरह से सेकेंड लिंकेज, थर्ड लिंकेज 23 तक जाएगा। ये देखिए क्या फर्स्ट लिंकेज हो गया, हाइट हो गया, कलर हो गया, इंटेलिजेंस का, ये क्या हो गया, पहला लिंकेज ग्रुप हो गया। समझ गए यहाँ तक। अब आइए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लिंकेज का प्रकार क्या होता है। दो तरह का होता है, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज। लिख लीजिए इसको। यहाँ देखिए हम लोग लिख दिए हैं कुछ जीव में कितने लिंकेज ग्रुप पाए जाते हैं, आप याद रखिएगा सिंपली।
देखिए क्या लिखे, मानव में मेल में पाया जाएगा 24 LG मतलब लिंकेज ग्रुप याद रखिएगा, फीमेल में 23। ड्रोसोफिला मेल में पाया जाएगा 5, फीमेल में पाया जाएगा 4, मटर में 7, मक्का में 10। यहाँ देखिए क्या लिखे, मेल में 24 लिंकेज ग्रुप पाया जाएगा, फीमेल में 23। मेल में 24 क्यों पाया जाएगा, क्योंकि देखिए 22 पेयर जो होता है ना, ये होता है ऑटोजोम। ऑटोजोम, ऑटोजोम क्या कहते हैं, जे लिंग निर्धारण नहीं करता है, लिंग निर्धारण नहीं करता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोजोम। लास्ट वाला पेयर जो होता है यानी कि 23rd पेयर, थर्ड पेयर, ये होता है सेक्स क्रोमोजोम। क्या होता है, सेक्स क्रोमोजोम। क्रोमोजोम मतलब लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र किसको कहेंगे, जो लिंग निर्धारण करेगा, लिंग निर्धारण करेगा। तो देखिए क्या होता है, मेल में 24 कैसे हो जाता है, देखिए 22 तो होता है ऑटोजोम, ठीक है, लेकिन जो लास्ट पेयर वाला होता है वो डिफरेंट होता है, एक्स और वाई होता है, इसलिए इसमें क्या होता है 24 लिंकेज ग्रुप हो जाता है। फीमेल में क्या होता है 23 लिंकेज ग्रुप, और 23 का 23 क्या हो जाएगी, ऑटोजोम होता है। ऑटोजोम मतलब क्या, ये हो गया ऑटोजोम मेल में, सॉरी फीमेल में एक ही जैसा रहेगा, ये लिंग का निर्धारण नहीं करेगा। जबकि 23rd पेयर जो होता है फीमेल में, वो क्या होता है, सॉरी मेल में डिसिमिलर होता है, एक्स वाई होता है, तो ये लिंग का निर्धारण करेगा। तो ऑटोजोम मतलब सिंपल क्या, जो लिंग का निर्धारण नहीं करेगा उसको हम लोग ऑटोजोम कह लेंगे। सेक्स क्रोमोजोम लिंग गुणसूत्र किसको कहेंगे, जो लिंग का निर्धारण करेगा। याद रखिएगा, मेल में जो होता है 24 लिंकेज ग्रुप होता है, फीमेल में 23। ड्रोसोफिला में मेल में 5 क्रोमोजोम पाया जाता है, फीमेल में 4, सॉरी लिंकेज ग्रुप। मटर में 7 लिंकेज ग्रुप, मक्का में 10 लिंकेज ग्रुप। समझ गए इधर। अब आइए इधर हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लिंकेज के बारे में। लिंकेज दो तरह का होगा, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज। रिश्ता भी इसी तरह से होता है, या तो पूरा प्यार होता है या तो पूरी तरह से नफरत होता है। तो देखिए यहाँ से आप आसानी से समझ पाइएगा। लिंकेज ग्रुप दो प्रकार का होता है, एक होता है पूर्ण लिंकेज, नाम से पता चल रहा है ना, कंप्लीट लिंकेज यानी कि हमेशा साथ साथ रहेगा, कभी जुदा नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, जब क्रोमोसोम पर जीन आपस में एकदम पास पास सटल सटल रहेगा ना, तो एक दूसरा को छोड़ के नहीं भागेगा। फिर से सुनिए, पूर्ण लिंकेज होता है, एक होता है अपूर्ण लिंकेज। पूर्ण लिंकेज में क्या होता है लिखिएगा, जब क्रोमोसोम पर गुणसूत्र आपस में पास पास उपस्थित होते हैं तो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, एकदम जानी दुश्मन नहीं बनेगा, आपस में दोनों में प्यार रहेगा बढ़िया। तो देखिए इसमें क्या होगा, जब गिमिट भी बनेगा तो आगे चल के देखिए ये दोनों हमेशा साथ रहेगा, ये दोनों हमेशा साथ, अलग नहीं होगा, क्या कि सटल सटल है। यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट लिंकेज होगा। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, ड्रोसोफिला। पूर्ण लिंकेज का आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो याद रखिएगा ड्रोसोफिला। अपूर्ण लिंकेज में क्या होगा, यहाँ तो देखिए पास पास न नजर प्रेजेंट है, कनियो टैकरा से दूर हुआ, ये दूसरा सा सेट हो जाएगी। फिर से सुनिएगा, पूर्ण लिंकेज में साथ साथ प्रेजेंट है, नहीं भागेगा, एकदम प्यार बनल रहेगा। अपूर्ण लिंकेज में क्या होता है, ये जो जीन प्रेजेंट है ना, ये ए और बी, यहाँ देखिए थोड़ा दूरी बढ़ गया ना दूरी, एक बीच में दूरी, तो अभी बीच में कोई तीसरा आदमी आ सकता है ना जी। तब क्या होगा, अपूर्ण लिंकेज में क्या होता है, जब जीन दूर दूर प्रेजेंट होता है तो इसमें क्रॉसिंग ओवर होने का चांस होता है। क्रॉसिंग ओवर होता कहाँ है, पैकेटिन अवस्था में, मियोसिस का फेज जो होता है, उन्हें नहीं जाना, नहीं तो कंफ्यूज आ जाएगा। क्लास 11 में पूरे डिटेल में सेल साइकिल, सेल डिवीजन आपको पढ़ाया गया होगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तो कोई लोड नहीं लेना है, उतनी ज्यादा कुछ भारी चीज है नहीं। तो हम बोले कि अपूर्ण लिंकेज में क्या होगा कि जब जीन दूर दूर प्रेजेंट रहेगा, देखिए दूर दूर प्रेजेंट है, तो ये एकरा से मिल जाएगा, ये एकरा से मिल जाएगा, यानी कि अपन अपन पड़ोसी से सेट हो जाएगा। यहाँ देखिए दोनों पति पत्नी साथ था, एकदम मजे से खुश रह रहा है। जे नहीं, एक घंटा पति देव दूर हुआ, पड़ोसी से सेट हो गया। देखिए ये एकरा से सेट हो सकता है, ये एकरा से सेट हो सकता है। तो देखिए नीचे लिखे हैं, साथ साथ भी हो सकता है, साथ साथ भी हो सकता है दोनों टा, लेकिन देखिए पड़ोसियों से सेट होने का चांस है। देखिए ए बी से मिल गया फटाक से, और बी ए से मिल गया, देख रहे हैं प्रोसेस करना सेट हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया जी, क्रॉसिंग ओवर हो गया। तो इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, मादा ड्रोसोफिला। समझ गए यहाँ तक। एक बार फिर से बोल रहे हैं, लिंकेज क्या होता है, संलग्नता, एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन आपस में भौतिक रूप से जुड़े होते हैं, जिसको हम लोग संलग्नता कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। समझ गए। उसके बाद हम बोल रहे हैं लिंकेज ग्रुप, जो क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट होते हैं आपस में लिंकेज दिखाते हैं, जिसको हम लोग लिंकेज ग्रुप कह लेते हैं। मेल में लिंकेज ग्रुप 24 को पाया जाएगा, फीमेल में 23। ड्रोसोफिला में मेल में 5, फीमेल में 4, मटर में 7, मक्का में 10। ठीक, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो 22 पेयर होता है ऑटोजोम होता है, यानी कि सेम प्रकार का क्रोमोसोम होता है, जो कि लिंग निर्धारण नहीं करेगा। 23rd पेयर जो होता है मानव में, वो क्या होता है जी, सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि मेल में, यानी कि एक्स डिसिमिलर कंडीशन होगा, ये लिंग गुणसूत्र होता है, ये लिंग का निर्धारण करेगा। तो याद रखिएगा इधर। लिंकेज दो तरह का होता है, पूर्ण लिंकेज, अपूर्ण लिंकेज। पूर्ण लिंकेज में जीन आपस में सटल सटल रहेगा, प्यार बरकरार रहेगा, छोड़ के नहीं भागेगा। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, ड्रोसोफिला।
देख रहे हैं ना ड्रोसोफिला, ऐसे भी मर्द थोड़ा वफादार होता है। अपूर्ण लिंकेज में देखिए क्या होगा, जैसे कणी को दूरी हुआ प्रोसेस से सेट हो जाएगा खटाक से, ये एकरा से सेट हो जाएगा, ये एकरा से सेट हो जाएगा। ये क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के कारण होता है। क्रॉसिंग ओवर होता है कहाँ पे, पैकेटिन अवस्था में होता है, मियोसिस में। कुछ नहीं याद रखना, चलिए भूल जाइए, इधर आइए। इसका एग्जांपल सिर्फ याद रखिएगा, मादा ड्रोसोफिला। यहाँ तक समझ गए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ना, तो आइए अब हम लोग समझते हैं बैक क्रॉस के बारे में। बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, आउट क्रॉस क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है। आपको बार बार कंफ्यूजन होता होगा, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, आउट क्रॉस क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस। नाम में सब में क्रॉस क्रॉस लगा है, आपको क्रॉस लग जाएगा। इधर ध्यान से सुनिएगा, हम लोग पढ़ना शुरू करें बैक क्रॉस। बैक मतलब क्या होता है, सिंपल आप जानते हैं ना, पीछे कर देना, उसी को हम लोग बैक कहते हैं। आप लोग अच्छे से जानते होंगे बैक किसको कहते हैं। तो बैक मतलब क्या होता है, पीछे करना। ये जो F1PD में बना है ना, हम जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे थे वहां पर आपको पता चल रहा था कि हम समयुग्मजी प्रभाविता ले रहे थे, समयुग्मजी अप्रभाविता ले रहे थे। अब जो बच्चा बेसिक लेक्चर नहीं देखा होगा उसको पता ही नहीं चलेगा मास्टर की बकरा प्रभाविता अप्रभाविता। तो शुरू में इसलिए हम बार बार आपको पढ़ा रहे थे, प्रभाविता अप्रभाविता, समयुग्मजी विषमयुग्मजी, जीएनए डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, रिसेसिव डोमिनेंट, सब आपको पढ़ाए थे। इसीलिए इसी दिन के लिए पढ़ाए थे। आपको बताए थे ना, जिसका ई क्लियर है उसका पूरे चैप्टर खत्म हो जाएगा आसानी से। हम बैक क्रॉस में क्या करते हैं, जो F1PD में है इसको हम बैक कराएंगे, या तो समयुग्मजी अप्रभाविता के साथ क्रॉस कराएंगे या समयुग्मजी अप्रभाविता के साथ, सॉरी प्रभाविता के साथ कराएंगे। यहाँ देखिए हम अलग से बना दिया ताकि आपको कंफ्यूजन है। एक पकड़ लीजिए, ले जाइए इसको बैक। कहाँ ले जाना, या तो ले जाइए इसको समयुग्मजी अप्रभाविता एलील के साथ, अप्रभाविता जिसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, सॉरी स्मॉल लेटर से, और डोमिनेंट जिसको हम लोग कैपिटल लेटर्स कर लिखते हैं प्रभाविता, या इसको पकड़ के एकरा से मिला दीजिए। तो एकरा पकड़ के या तो हम समयुग्मजी अप्रभाविता एलील से मिला देंगे, ये एकरा पकड़ के समयुग्मजी प्रभाविता एलील से मिला देंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। देखिए अलग से लिख दिए, ये F1PD है ना, या तो इसको हम क्या करेंगे, समयुग्मजी अप्रभाविता के साथ क्रॉस करा देंगे, या इसको समयुग्मजी अप्रभाविता के साथ क्रॉस करा देंगे, तो इसको सॉरी प्रभाविता के साथ क्रॉस करा देंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, बैक क्रॉस कह लेंगे। अब ये देखिए नीचे लिखे हैं कि जब प्रथम पीढ़ी यानी कि प्रथम पीढ़ी F1PD जिसको कहते हैं, प्रथम पीढ़ी का या तो समयुग्मजी प्रभाविता या समयुग्मजी अप्रभाविता के साथ क्रॉस कराते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। करा दिए खटाक से बैक क्रॉस। तो समझे क्या होता है बैक क्रॉस, एक बार फिर सुन लीजिए। अगर हम F1PD का या तो समयुग्मजी अप्रभाविता के साथ या समयुग्मजी प्रभाविता के साथ अगर हम क्रॉस कराते हैं तो उसको हम बैक क्रॉस कहते हैं। हो गया खत्म बैक क्रॉस। अब हम समझ रहे हैं कि बैक क्रॉस दो तरह का होता है, एक होता है टेस्ट क्रॉस, एक होता है आउट क्रॉस। इसके अलावा एक और हम लोग क्रॉस पढ़ लेंगे, रेसिप्रोकल क्रॉस पढ़ेंगे। तो ये देखिए हम क्या लिखे हैं, एक लिखे हैं टेस्ट क्रॉस, एक लिखे हैं आउट क्रॉस। ये टेस्ट क्रॉस आउट क्रॉस में बार बार कंफ्यूज होते रहिएगा। तो हम देखिए क्या कर रहे हैं, टेस्ट क्रॉस को आप याद रखिएगा, बैक क्रॉस आउट क्रॉस आपको अपने आप याद हो जाएगा। किस तरह से याद रखना, देखिए हम टेस्ट ले रहे हैं, किसका टेस्ट लेंगे जी, जो कमजोर बच्चा रहेगा ओके ना हम टेस्ट लेंगे। ये देखिए कमजोर है ना बेचारा, वो प्रभाविता है, ये तो अपन प्रभाव दिखा नहीं पा रहा था, ये क्या होगा, कमजोरी होगा। फिर से सुनिए, टेस्ट क्रॉस आउट क्रॉस में आपको बार बार कंफ्यूजन होगा, पता नहीं चलेगा क्या टेस्ट क्रॉस है क्या आउट क्रॉस है, फिर आपको क्रॉस लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। क्रॉस लगना बड़ा खराब चीज होता है। कौन आप लोग कॉलेज में थोड़ी ना कि चलो 6 महीना में फिर आपका एग्जाम आ जाएगा। आप लोग क्लास 12th में एक बार बैक लग गया तो फिर कंपार्टमेंट से परीक्षा दीजिएगा, नहीं पास होगा फिर अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। तेहन वाला नौबत नहीं आने देना, पढ़ते रहना है। तो हम बोले कि टेस्ट क्रॉस में हम कमजोर आदमी का परीक्षा लेंगे, और हम जानते हैं कमजोर यहाँ पे कौन है, अप्रभाविता एलील। देखिए समयुग्मजी अप्रभाविता एलील है, ये अपन प्रभाव नहीं दिखा पा रहा। टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, जो F1PD है ना उसको हम समयुग्मजी अप्रभाविता के साथ कराते हैं, या फिर समझ लीजिए ये F1PD, अगर हम एकरा क्रॉस इसके साथ क्रॉस करा रहे थे इसी को हम लोग क्या कह लेंगे, टेस्ट क्रॉस। ठीक है सर, समझ रहे हैं। अगर हम इसको इसके साथ क्रॉस करा रहे थे इसको हम क्या कह लेंगे, आउट क्रॉस। आप लोग पहले लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको बाद में लिखने में दिक्कत होगा। वीडियो पॉज करके अगर हम साफ कर देते हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो समझने में। चलिए अब समझ जाइएगा। तो टेस्ट क्रॉस में हम लोग क्या करेंगे, F1PD का समयुग्मजी अप्रभाविता के साथ क्रॉस कराएंगे। आउट क्रॉस में क्या करेंगे, जो F1PD होगा उसको हम लोग समयुग्मजी प्रभाविता एलील के साथ क्रॉस कराएंगे। तो ये सबसे पहले हम टेस्ट क्रॉस देखते हैं, आसान है समझिएगा, कुछ बड़का रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए क्या लिखे, जब F1PD को यानी कि प्रथम पीढ़ी को अप्रभाविता जनक के साथ, ये देखिए अप्रभाविता बेचारा कमजोर है, इसी का हम टेस्ट ले रहे हैं, के साथ क्रॉस कराते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कह लेते हैं। टेस्ट क्रॉस या तो मोनोहाइब्रिड हो सकता है या तो डायहाइब्रिड हो सकता है। देखिए मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हमको आपको करा के दिखा दे रहे हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखिए ये F1PD है, इसको हम किससे क्रॉस कराएंगे, हम क्योंकि टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं तो समयुग्मजी और प्रभाविता एलील के साथ। जब इसको आप क्रॉस कराएगा तो यहाँ से देखिए 2 गैमेट बनेगा, कैपिटल T स्मॉल t, यहाँ से एक बनेगा। इसको जब आप आपस में क्रॉस कराएगा तो यहाँ से बनेगा एगो लंबा, एगो बनेगा बोना। इसके अलावा और कुछ बनने का चांस है नहीं। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछेगा बताइए टेस्ट क्रॉस में
नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना था, किसमें मोनोहाइब्रिड, याद रखिएगा 2 आएगा, 2 एगो ना आएगा जी, देखिए ना जीनोटाइप, या तो एगो एहन ही प्रकार के एगो ऐसा वाला। फिनोटाइप बाहर से की दिख रहा है, एगो लंबा दिख रहा है, एगो बोना दिख रहा है, इसके अलावा कोई नहीं दिख रहा धरती पर। और इसका जीनोटिपिक रेशियो कितना होगा 1:1। जीनोटिपिक मतलब जेनेटिक कंस्टिट्यूट, देखिए एगो एहन वाला एगो दिख रहा है, एहन वाला एगो 1:1। फिनोटिपिक रेशियो बाहर से की दिख रहा है, एगो लंबा दिख रहा है, एगो बोना दिख रहा है, 1:1। तो याद रखिएगा जो टेस्ट क्रॉस होता है उसमें भी जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो सेम आता है। जस्ट लाइक कहाँ पे, याद करिए, अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता में भी आपको हम बताए थे कि जो जीनोटिपिक रेशियो होता है और फिनोटिपिक रेशियो सेम होता है, कितना 1:2:1, 1:2:1 बताए थे आपको, याद रखिएगा ये सब। उसके बाद देखिए ठीक उसी तरह से आप डायहाइब्रिड क्रॉस करा सकते हैं। इसमें भी फिनोटाइप कितना आ जाएगा, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। जीनोटाइप यहाँ 2 है, यहाँ पे 4, अगर 1:1 है यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1:1:1। आपको हम बताया है कि अगर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस याद है तो डायहाइब्रिड ऐसे निकाल लीजिएगा, इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए जैसे जीनोटिपिक 1:1 है तो इसको 1:1 करिए, यही तो बच्चा वाला है, एक थोड़ी करना है जी। 1:1:1:1 1:1:1 आ जाएगा। मोनोहाइब्रिड में अगर 1:1 आ रहा था, डायहाइब्रिड में 1:1:1 आ जाएगा 4 बार। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम लोग ने मोनोहाइब्रिड में जीनोटिपिक निकाला, कितना निकाला था जीनोटिपिक 1:2:1, फिनोटिपिक 3:1, तो उसको हम 2 बार अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, बचपन वाला मल्टीप्लिकेशन है जैसे हम सिखाए हैं, तब पर डायहाइब्रिड आ जाएगा। अगर आपको याद नहीं भी है तो फिर भी आप निकाल लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस समझ गए आप लोग। टेस्ट क्रॉस में हम क्या करेंगे, F1PD का समयुग्मजी और प्रभाविता के साथ करेंगे। आउट क्रॉस में F1PD का समयुग्मजी प्रभाविता एलील के साथ क्रॉस करेंगे, यहां लिख लीजिए। अब आइए हम इसके बाद आपको हम बताते हैं कि टेस्ट क्रॉस का क्या इंपॉर्टेंस है। टेस्ट क्रॉस का ये इंपॉर्टेंस है ये कि ये अननोन जीनोटाइप को बताने में मदद करता है। कैसे बताता है, देखिए जैसे आपको हम बताते हैं। जैसे आपको बोल रहा है ये टॉल प्लांट है, ठीक, और आपसे पूछ रहा है कि इसका जीनोटाइप क्या होगा, आपको बताना है ये वाला जीनोटाइप होगा कि ये जीनोटाइप बोला, ये वाला जीनोटाइप होगा। तो उसी को निकालने में मदद क्या करता है, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का महत्वपूर्ण ये इंपॉर्टेंस क्या था, आप कहिएगा कि टेस्ट क्रॉस अननोन जीनोटाइप जो ज्ञात नहीं है उसको ज्ञात करने में ये मदद करता है। कौन, टेस्ट क्रॉस। आइए यहां तक लिख लीजिएगा, इसके बाद हम आपको एग्जांपल के साथ समझाते हैं। टेस्ट क्रॉस खत्म करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे आउट क्रॉस, फिर पढ़ेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस, फिर आपका क्रॉस हो जाएगा खत्म, फिर आपको क्रॉस नहीं लगने वाला। लिख लीजिए पहले यहां तक। तो आइए हम लोग जान लेते हैं टेस्ट क्रॉस का इंपॉर्टेंस क्या है। आइए हम आपको, जैसे हम अभी अब तुरंत बताए थे कि टेस्ट क्रॉस का इंपॉर्टेंस क्या है, जो अननोन जीनोटाइप होगा उसको हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए हम क्या लिखे हैं, इसका उपयोग किसी भी पौधे का समयुग्मजी या विषमयुग्मजी होने का पता लगाया जाता है। मतलब जो उसका हम जीनोटाइप ज्ञात करेंगे वो समयुग्मजी होगा, होमोजाइगस होगा कि हेटेरोजाइगस होगा, यही पता करते हैं। देखिए कैसे मेंडल का कैसे उपयोग किया था, हाउ मेंडल यूज, जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा। हम कहने के लिए क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन सारा कंटेंट आपका पढ़ाया जाएगा। आप जाके एनसीईआरटी चेक करिएगा, कुछ छूटने वाला नहीं है। देखिए मेंडल इसको कैसे उपयोग किया था, एनसीईआरटी का लाइन है, कैसे इसको मेंडल उपयोग किया था, टॉल प्लांट यानी कि लंबा प्लांट का F2PD में जीनोटाइप प्राप्त करने के लिए, क्या ना ज्ञात करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। ये टॉल प्लांट है, ठीक, इसका कोई कुछ पता नहीं है कि होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। कहने का मतलब क्या, एक पहले साफ कर देते ताकि आपको पता चले, एना वाला लंबा है कि हैना वाला लंबा है। फिर से सुनिएगा, मेंडल का उपयोग किया टेस्ट क्रॉस का, जो F2PD में जीनोटाइप है उसको कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मान चलिए बोल दिया कि टॉल प्लांट है, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि होमोजाइगस टॉल होगा कि हेटेरोजाइगस टॉल होगा। इसको हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस की मदद से तुरंत ज्ञात कर लेंगे। टेस्ट क्रॉस हम क्या करते हैं, F1PD ले लिए, होमोजाइगस होमोजाइगस यानी कि हिंदी बोलते हैं ताकि आपको ज्यादा बेटर समझ में आए, समयुग्मजी और प्रभावित एलील के साथ क्रॉस कराएंगे। तो ये आपका F1PD है, जब आप इसको समयुग्मजी और प्रभावित एलील के साथ क्रॉस कराइएगा। टेस्ट क्रॉस है ना जी, हम क्या टेस्ट ले रहे हैं, बोना के, ये कौन सा प्लांट है, बोना प्लांट है, हम बोना का टेस्ट ले रहे हैं। टेस्ट क्रॉस ऐसे याद हो जाएगा, आउट क्रॉस अगर टेस्ट क्रॉस याद है तो आउट क्रॉस ऐसे याद हो ही जाएगा। तो टेस्ट क्रॉस हम क्या कर रहे हैं, बोना से टेस्ट करवा रहे हैं F1PD का। तो यहाँ से देखिए 2 युग्मक बनेगा, एगो बन जाएगा। जब इसको आप क्रॉस कराइएगा, एगो कने उड़ गया जी, जब एकरा से एकरा क्रॉस कराएगा तो ये बोना ना बनेगा। तो यहाँ देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, 50% ये टॉल होगा, 50% बोना होगा। टॉल कैसन वाला होगा, होमोजाइगस की हेटेरोजाइगस, यानी कि समयुग्मजी की विषमयुग्मजी दिख रहा है, अलग अलग प्रकार का जीन है। तो यहाँ 50% टॉल होने का चांस है, 50% ड्वार्फ होने का। ये टॉल प्लांट बताइए इसका किस तरह का जीनोटाइप होगा, ई वाला होगा कि ई बोला तो कहीं होगा नहीं, तो बेचारा बोना है, तो इसी तरह का होगा। तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा जी, मार्कर चेंज, इस तरह का इसका जीनोटाइप हो जाएगा। तो पता चल गया मेंडल से क्या उपयोग कर लिए थे। फिर से एक बार समझा दे रहे हैं आपको, हम समझ रहे हैं इंपॉर्टेंस क्या टेस्ट क्रॉस का। हम बोल रहे हैं कि किसी भी पौधे में समयुग्मजी या विषमयुग्मजी होने का पता लगा जाता है, यानी कि हेटेरोजाइगस होगा कि होमोजाइगस होगा, उसका जो जीनोटाइप होगा क्या होगा। तो मेंडल क्या यूज किया था, F2PD में जीनोटाइप प्राप्त करने के लिए एक लंबा प्लांट ले लिया और बोला कि हम इसका जीनोटाइप नहीं जानते हैं। तो टेस्ट क्रॉस करेंगे तुरंत पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे लंबा नजर आ रहा है,
तो ये आपको लंबे वाला का ना पूछ रहा है, तो लंबा का क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। यहाँ 50% चांस है टॉल आने का, 50% ड्वार्फ आने का चांस है। तो याद क्या रखिएगा, टेस्ट क्रॉस, अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता, सब में जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो सेम आता है। अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता में जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो क्या रहा था, 1:2:1, 1:2:1। यहाँ क्या रहा, 1:1, 1:1 मोनोहाइब्रिड में, और डायहाइब्रिड में 1:1:1, 4 बार। ठीक है, चलिए समझ गए इधर। अब आइए हम पढ़ते आउट क्रॉस। अगर आप टेस्ट क्रॉस समझ गए तो आउट क्रॉस आप ऐसे समझ जाइएगा। आउट क्रॉस में हम क्या करेंगे, टेस्ट में क्या टेस्ट लिए, बोना का टेस्ट ले लिए, बोना मतलब समिग्मजी अप्रभाविता, ठीक, स्मॉल टी। आउट क्रॉस में हम क्या करेंगे, अब हमको आउट करना है, टेस्ट तो ले लिया बोना का, अब हमको आउट करना है, तो क्या आउट करेंगे जी, जब प्रभाविता अपन प्रभाव दिखा रहा, मार रहा एकदम छक्का। अभी हमारे बिहार के जो वैभव सूर्यवंशी देख रहे हैं, मतलब गजब का बंदा है यार, इतना ज्यादा रन मार रहा है। आज के मैच में उन्होंने 144 रन, आज या कल हुआ था एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन हमने रील में देखा 144 रन मारा है शायद 44 गेंद में, हमारे बिहार के जो वैभव सूर्यवंशी है। ऐसे भी आपको पता है एक बिहारी 100 पे भारी। चलिए आइए, तो आउट क्रॉस में हम क्या करेंगे, वैभव सूर्यवंशी को आउट करेंगे, नहीं तो ये मार के एकदम बखलोइया छोड़ा देगा, क्योंकि छोड़ने वोड़ने वाला है नहीं। विश्व रिकॉर्ड हमको लगता है बना देगा वैभव सूर्यवंशी। महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा वैभव सूर्यवंशी, बंदा को हल्के में नहीं लेना। चलिए आइए, ताइए आउट करते हैं वैभव सूर्यवंशी को। तो हम किससे क्रॉस करेंगे, जो F1PD है उसका हम क्रॉस करेंगे किससे, समिग्मजी प्रभाविता एलील से। ठीक, तो ले लिया हम F1PD में, यहाँ से 2 बन गया, यहाँ से 1 बन जाएगा। जब इसका आपस में आप क्रॉस करेगा तो देखिए ये समिग्मजी प्रभाविता और ये विषमिग्मजी प्रभाविता है, यानी कि ये लंबा है, ये लंबे है। भले ये समिग्मजी प्रभाविता है, ये समिग्मजी है, ये विषमिग्मजी प्रभाविता, लेकिन है तो प्रभावित एलील। आपको हम बताए थे प्रभावित एलील एक भी है तो अपन प्रभाव दिखाएगा। तो ये भी क्या होगा, लंबा, ये भी क्या होगा, लंबा। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको पूछेगा बताइए फिनोटाइप क्या होगा। फिनोटाइप क्या होगा, सब लंबे दिख रहा है। फिनोटाइप मतलब बास आपको क्या दिखेगा, दोनों लंबे दिखेगा। जीनोटाइप क्या होगा, देखिए ना, एगोएशन वाला दिखेगा, एगोएशन, यानी कि 2टा जीनोटाइप दिख जाएगा, एगोएशन। इसमें फिनोटाइपिक रेशियो होगा, क्या है फिनोटाइपिक रेशियो। रेशियो हम कब निकालते हैं, जब 2 का कोई चीज होगा तभी रेशियो निकालेंगे। यहाँ तो सब लंबे नजर आते हैं, यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो नहीं होगा। जीनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा कितना, 1:1, एगोएशन वाला जीन। ठीक, उसी तरह से आप डायहाइब्रिड क्रॉस में करके देख सकते हैं। यहाँ फिनोटाइपिक रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा, जीनोटाइपिक रेशियो 4 आएगा। यहाँ जीनोटाइप कितना आएगा, 2, तो वहाँ 4 आएगा। जस्ट लाइक जैसे हम ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस में देखे थे कि वहाँ अगर जीनोटाइप 2 आ रहा है तो वहाँ पे डायहाइब्रिड में कितना आएगा, जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर अगर फिनोटाइप ऑल सेम आ रहा तो इसमें भी सेम ही आएगा। जीनोटाइप अगर यहाँ 2 आ रहा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ भी फिनोटाइप क्या होगा, 1 ही होगा, यानी कि ऑल सेम। यहाँ भी क्या होगा, 1 के, सब के सब लंबे दिखेगा। और जीनोटाइपिक रेशियो 1:1:1:1। समझ गया। अब आइए, बस हमारा एक और टॉपिक बच गया, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है उसको समझ लेते। पहले इसको छाप लीजिए। तो आइए अब हम रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में पढ़ लेते हैं। रेसिप्रोकल मतलब सिंपल क्या होता है, उल्टा। तो रेसिप्रोकल में हम क्या करेंगे, एक बार हम समिग्मजी प्रभाविता मेल ले लेंगे, एक बार हम समिग्मजी प्रभाविता फीमेल ले लेंगे, और हम देखेंगे कि जीनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो पर क्या प्रभाव आता है। तो आइए देखिएगा, हम 2 केस लेते हैं, आप रेसिप्रोकल क्रॉस को अच्छे से समझ पाइएगा। हम क्या करते हैं, एक बार समिग्मजी प्रभाविता मेल ले रहे हैं और समिग्मजी अप्रभाविता फीमेल ले रहे हैं। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर समिग्मजी प्रभाविता मेल ले लिए हैं, यहाँ पर समिग्मजी प्रभाविता फीमेल ले लेंगे, और इधर क्या करेंगे, समिग्मजी अप्रभाविता मेल ले लेंगे। मतलब देखिए उल्टा कर दे रहे हैं। सिर्फ रेसिप्रोकल मतलब सिंपल क्या, उल्टा। जो हम यहाँ पर मेल रहते सम प्रभाविता, वहां पर हम क्या कर दिए हैं, अप्रभाविता। यहाँ पर समिग्मजी प्रभाविता मेल ले रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, समिग्मजी अप्रभाविता मेल ले रहे हैं। तब हम इसको क्रॉस करके दिखेंगे मेल और फीमेल में कोई अंतर आता कि नहीं, सॉरी जीनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो में। तो जब आप यहाँ पर मेल ले लीजिएगा, फीमेल ले लीजिएगा इस तरह से, तो इसके जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर PR इतने आएगा, वो 3:1, यहाँ पर GR 1:2:1 ही जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर PR 3:1 ही आएगा, 1:2:1 ही आएगा, क्योंकि हम ये लोग क्रॉस करके देखे हैं। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए इसी तरह का हम लोग लिए थे, हम देखे थे कि PR और GR कितना रहा था, PR आ रहा था, फिनोटाइपिक रेशियो कितना था, 3:1 आ रहा था, GR 1:2:1 आ रहा था। तो इसमें फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। देखिए क्या लिखे हैं, दोनों स्थिति में जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि केस 1 तथा केस दोनों में, यानी कि केस 1 और केस 2 में अगर GR और PR दोनों समान है तो इसका मतलब क्या है जी, वंशागति पर माता पिता के लिंग का कोई नहीं प्रभाव पड़ता है। देखिए अगर इधर हम समिग्मजी प्रभाविता ले रहे हैं मेल और इधर हम फीमेल ले रहे हैं समिग्मजी प्रभाविता, तो फिर भी तो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो सेम ही आ रहा है। इसका मतलब लिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, माता और पिता के लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह केंद्रक में स्थित जीनों के समान वंशागति को दर्शाता है। यानी कि ये जो
गुण का स्थानांतरण होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। जो हमारा न्यूक्लियस होता है केंद्रक, उसमें जो क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं वो उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए लिखा यहाँ पर साफ साफ, माता पिता से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केंद्रक में जो स्थित होता है जीन, उस वो क्या होता है, वंशागति के लिए उत्तरदायी होता है। तो समझे रेसिप्रोकल क्रॉस, एक बार और समझ लेते हैं। हमने अभी क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ना शुरू किया क्या, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, आउट क्रॉस क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस। बैक क्रॉस मतलब क्या, सिंपल बैक कर रहे हैं, या तो हम F1 पीढ़ी को समयुग्मजी प्रभाविता के साथ या समयुग्मजी अप्रभाविता के साथ करा रहे हैं। अगर हम समयुग्मजी अप्रभाविता के साथ करा रहे हैं, यानी कि बौना के साथ करा रहे हैं, तो टेस्ट ले रहे हैं तो उसका हो जाएगा टेस्ट क्रॉस। अगर हम आउट क्रॉस करा रहे हैं तो F1 पीढ़ी का समयुग्मजी प्रभाविता के साथ क्रॉस करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, आउट क्रॉस कह लेंगे। जो हमारा टेस्ट क्रॉस होता है उसमें जीनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो सेम आता है 1:1, मोनोहाइब्रिड में, डायहाइब्रिड में 1:1:1:1 करते रहिएगा। फिर हम पढ़ रहे रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। रेसिप्रोकल क्रॉस में हम क्या करते हैं, उलट पुलट कर देते हैं। एक बार हम मेल ले रहे हैं समयुग्मजी प्रभाविता, तो एक बार फीमेल ले लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं जीआर और पीआर पर कोई असर नहीं पाएगा। 3:1 1:2:1 3:1 1:2:1 ही आएगा। तो चलिए यहाँ तक समझ जाइए, समझ गए आप लोग क्या होता है टेस्ट क्रॉस, क्या होता है आउट क्रॉस, क्या होता है रेसिप्रोकल क्रॉस। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए यहाँ तक लिख लीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। आइए ध्यान से सुनिएगा, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। हमको डिटेल में नहीं पढ़ना, क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, जितना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा काम का चीज पढ़ा दे रहे हैं। आइए देखिए हम क्या लिखे, यह सिद्धांत कौन दिया था, 1902 से 1923 में सट्टन और बोबरी नाम का साइंटिस्ट दिया था। सट्टन और बोबरी का हिंदी लिखने मत बोल दीजिएगा, वही होगा सट्टन एंड बोबरी, साइंटिस्ट का नाम है। तो याद रखिएगा यह सिद्धांत 1902 ईस्वी में, 1902 से 3 ईस्वी में सट्टन और बोबरी ने दिया था। यह बोलता कि जीन और गुणसूत्रों के बीच एक समांतर व्यवहार है। आप जाइएगा एनसीईआरटी खोलिएगा, जब आप देखिएगा उसमें लिखा होगा वंशागति और क्रोमोसोम का सिद्धांत, जहां पर टॉपिक, उसके जस्ट आप नीचे देखिएगा 2 गो टेबल बनाया होगा एना करके, एना वाला, और दोनों में कुछ कुछ लिखा होगा। और नीचे लिखा होगा कि आपको बताना है अपने मन से कि कौन जीन के लिए टेबल बनाया गया है और कौन क्रोमोसोम, कौन जीन के लिए कौन गुणसूत्र के लिए टेबल बनाया गया। तो आप वहां से पढ़ के पहचान के हमको बता दीजिएगा कमेंट में कि ए जीन के लिए बनाया गया है, बी क्रोमोसोम के लिए बनाया गया है। अभी यहीं रहने देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो जीन और गुणसूत्र का व्यवहार क्या होता है, एक समांतर व्यवहार होता है। ये कौन बताया था, सट्टन और बोबरी साहब बताया था। कैसे क्रोमोसोम बनता है, हम जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो हम डिटेल में आपको डीएनए के बारे में पढ़ाएंगे खोल खाल के। तो यहाँ आपको सिर्फ समझ लेना ये डीएनए है। डीएनए का लेंथ कितना होता है, मानव के डीएनए का लेंथ 2.1 मीटर होता है, 2.1 मीटर होता है। चलिए तब हम बोल रहे हैं कि ये जो डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है, क्रोमेटिन। इसको न्यूक्लियस में फिट न होना है, तो डीएनए इतना ज़्यादा लंबा है, लगभग 2 मीटर का लेंथ होता है इसका। तब हम क्या बोल रहे हैं कि ये डीएनए को न्यूक्लियस में फिट होना है। अब डीएनए से क्या बनता है, कंडेंस होकर क्रोमेटिन, आगे और कंडेंसेशन होगा, बनेगा क्रोमेटिन, क्रोमेटिन आगे चल के क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र बन जाएगा। अभी बस इतने याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं बहुप्रभाविता, प्लियोट्रोपी। ये जितना भी लिखल गया ना बोर्ड पर, कहीं ना कहीं सबसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। सिर्फ नाम का क्रैश कोर्स है, बाकी सब समझिए पूरा सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है। नहीं तो आप ही बताइए, हम ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी कि वंशागति और विविधता में ये तीसरा लेक्चर अपना चला, मतलब तीसरा पार्ट हो रहा है, और 2 पार्ट हम लगभग 1 घंटा का पढ़ा है। ये तीसरा पार्ट, ये भी 1 घंटा से ऊपर ही हो जाएगा। हमको लगता है कहीं 4 पार्ट न लाया जाए। हम आपको पूरे सिलेबस पढ़ा रहे हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा। जो भी आपके काम का चीज़ है, जो भी आपके एनसीईआरटी में दिया है, पूरा पढ़ाया जा रहा था। क्रैश कोर्स सिर्फ कहने के लिए, लेकिन हम पूरा कोर्स पढ़ाते हैं। जितना भी आपके एग्जाम के लिए काम में आएगा सारा कुछ पढ़ाया जाता है, इसलिए थोड़ा सा लेक्चर भी अपलोड होने में समय लगता है। ऐसा नहीं कि कुछ मन आके पढ़ा दिए, ऊपर ऊपर पढ़ा के निकल गए, ऐसा नहीं करते हैं। प्रॉपर आपके लिए नोट्स बनाया जाता है, प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेशन नोट बनाया जाता है ताकि आपके एग्जाम में और आपके कंपटीशन में भी काम देगा। इस तरह से नोट्स बनाया जाता है, हवा में नहीं पढ़ाया जा रहा है। आइए अब हम पढ़ते हैं बहुप्रभाविता का नियम। प्लियोट्रोपी क्या होता है, देखिए क्या लिखे हैं। बहुप्रभाविता नाम से पता चल रहा है, बहुत ही प्रभाव दिखाएगा। देखिए क्या लिखे, जब एक ही जीन किसी जीव के एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बहुप्रभाविता कहते हैं। क्या होता है, सिर्फ आपको एग्जांपल याद रखना बहुप्रभाविता के। HbS जीन जो कि सिकल सेल एनीमिया कॉज करता है, पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। आरबीसी का रंग हस्वा जैसा हो जाएगा, सॉरी आकार। PKU फिनाइलकीटोनुरिया, मॉर्फन सिंड्रोम, कुछ नहीं जानना इसके बारे में, सिर्फ आप एग्जाम्पल याद रख लीजिए। जब हम आगे पढ़ेंगे देन आपको हम पढ़ाएंगे सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, कैसे क्या होता है, लक्षण उपचार क्या होता है, सब पढ़ाया जाएगा। बहुप्रभाविता याद रखिएगा, अगर एक जीन किसी भी जीव के एक से अधिक लक्षण को प्रभावित कर देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बहुप्रभाविता कहते हैं। ठीक है, चलिए, या नियंत्रित करता है। बहुजीनी वंशागति क्या होता है, मार्कर चेंज। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपसे सिंपल पूछेगा, बताइए त्वचा का जो रंग किसका एग्जाम्पल है,
बहुजीवी वंशागति का एग्जाम्पल या बहुप्रभाविता का एग्जाम्पल है, या कोडोमिनेंस का ओपन प्रभाविता का एग्जाम्पल, या स्वप्रभाविता, कुछ भी दे देगा आपसे। तो आपको अगर याद रहेगा तो आप आंसर लगा लीजिएगा। ठीक, तो बहुजीवी प्रभाविता क्या होता है? जब किसी एक लक्षण को व्यक्त करने में दो या दो से अधिक जीन मिलकर काम करते हैं तो उस प्रकार के वंशागति को हम लोग क्या कहते हैं? बहुजीवी वंशागति कहते हैं। एग्जाम्पल से आप बेटर समझिएगा। जैसे देखिए पहला क्या लिखे? त्वचा का रंग। ये त्वचा का रंग 3 पेयर जीन मिलकर के नियंत्रित करता है। जब हम लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स में पढ़ाएंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे कि लोग काला गोरा ये जो श्यामला सब होता है इसके पीछे क्या कारण है। अभी आपको सिर्फ याद रख लेना है, जो ह्यूमन स्किन का कलर होता है, त्वचा का रंग, किसका एग्जाम्पल है? बहुजीवी वंशागति का एग्जाम्पल है। 3 पेयर जीन मिलकर इसको कंट्रोल करता है। मानव में बुद्धिमत्ता, ये 25 पेयर जीन मिलकर के कंट्रोल करता है। उसके बाद तीसरा क्या लिखे? कर्नल कलर इन व्हीट, ये 2 पेयर जीन मिलकर के कंट्रोल करता है। तो आइए यहाँ तक लिख लेते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं। लगभग 15 या 20 मिनट में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन थोड़ा पढ़ लेंगे, यानी कि लिंग निर्धारण कैसे होता है मोर कहते हैं, मधुमक्खी में कैसे होता है, मानव में तो पढ़े थे, फिर से वही पढ़ लेंगे। मानव में कैसे होता है, ग्रास होपर में कैसे होता है, टिड्डा जिसको कहते हैं। फिर अलग अलग प्रकार का जीव है, उसमें लिंग का निर्धारण कैसे होता है। कुछ ऐसा भी जीव है जिसका लिंग का निर्धारण वातावरण डिसाइड करता है। जैसे कि मान चलिए अगर गर्म है तो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकता है, ठंडा है तो क्या हो सकता है, सब आगे हम पढ़ेंगे। पहले आप यहाँ तक लिख लीजिए, छापिए। आइए एक छोटा सा टॉपिक है प्रायोगिक अनुवांशिकी, इसको हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना शुरू करेंगे। आइए देखिए इसमें क्या याद रखना, प्रायोगिक अनुवांशिकी में एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, इसका पिता कौन है? थॉमस हंट मॉर्गन है। इसका स्टडी मटेरियल क्या था? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसको हम लोग फ्रूट फ्लाई कहते हैं। अब बताइएगा मेंडल साहब का एक्सपेरिमेंट स्टडी मटेरियल क्या था? मटर था। इसमें याद रखिएगा जो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है उसमें जो स्टडी मटेरियल था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर था। इन्होंने वंशागति और क्रोमोसोम के सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किया। वंशागति और क्रोमोसोम का सिद्धांत दिया था कौन? सट्टन और बॉबरी दिया था, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था वो कौन क्या था? याद रखिएगा, किधर गया? थॉमस हंट मॉर्गन किया था, पूछा जाता है क्वेश्चन। अब आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण क्या होता है। हमने मानव जन्म में मेल में यानी कि मानव में पढ़ लिए थे कि लिंग निर्धारण क्या होता है। हम फिर से थोड़ा देख लेते हैं लिंग निर्धारण क्या होता है, हम जानेंगे किस तरह से गुणसूत्र का खोज हुआ था। आइए देखिए, जो लिंग निर्धारण होता है 3 तरह से होता है। एक होता है इपिगेमी, एक होता है प्रोगेमी, एक होता है सिंगेमी। इपिगेमी मतलब होता है कि संतति का जो लिंग निर्धारण होगा संलयन के बाद होगा, जैसे कि रेप्टाइल्स। इसमें इन्वायरमेंटल कंडीशन डिसाइड करे। रेप्टाइल मतलब जो रेंग के चलता है। इधर हम दिखाएं कि किस तरह से इन्वायरमेंटल कंडीशन डिसाइड करता है, यहाँ सिर्फ आपको समझ लेना। इपिगेमी क्या होता है? संतति का लिंग निर्धारण संलयन के बाद होगा। प्रोगेमी क्या होता है? प्रोगेमी क्या होता है? संतति का लिंग निर्धारण संलयन से पहले ये हो जाएगा, जैसे कि ड्रोन। ड्रोन मतलब क्या? सिंपल मधुमक्खी जो नर होता है, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ड्रोन का निर्माण होता है। आपको सिंपल याद रखना, प्रोगेमी में क्या होगा? जो संतति का लिंग निर्धारण होता है संलयन से पहले हो जाएगा, एग्जाम्पल में ड्रोन। अगला है सिंगेमिक। सिंगेमिक में क्या होगा? जो संतति का लिंग निर्धारण होगा वो संलयन के समय होगा, एग्जाम्पल में जैसे कि ह्यूमन। फिर से सुन लीजिएगा, सेक्स डिटर्मिनेशन लिंग निर्धारण 3 तरह से हो सकता है। इपिगेमिक हो सकता है, प्रोगेमिक हो सकता है, सिंगेमिक। इपिगेमिक में क्या होगा? संतति का लिंग निर्धारण संलयन के बाद होगा, रेप्टाइल्स। इसका इन्वायरमेंटल डिसाइड करेगा, इन्वायरमेंट की किस तरह से कंडीशन डिसाइड करेगा कि मेल होगा कि फीमेल होगा। जिस उधर हम समझाएं, पहले इधर देख लेते हैं। प्रोगेमी संतति का लिंग निर्धारण संलयन के पहले होगा, एग्जाम्पल में ड्रोन। ये बिना निषेचन के ही बनता है जी, इसी को हम लोग कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। आपको हम पढ़ाए थे एक पार्थिनोकार्पिक, एक होता पार्थेनोजेनेसिस। पार्थिनोकार्पिक जो अनफर्टिलाइज फ्रूट होता है उसको हम लोग कहते हैं पार्थिनोकार्पिक। जो अनफर्टिलाइज ऑर्गेनिज्म होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। अब देखिए हम क्या लिखे हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या क्या? यह हम आपको बता देंगे, ये इन्वायरमेंटल बोला वहां बता देंगे। पहला क्या लिखे? लिंग गुणसूत्र। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम, या जिसको हम लोग एलोसोम कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम क्या करेगा? यहाँ पर डिसाइड करेगा कि बच्चा जो होगा यानी कि संतति मेल होगा कि फीमेल होगा। जैसे मेल में एक्स वाई किस में पाया जाता है? मेल में ही पाया जाता है, यानी कि ह्यूमन में मेल में पाया जाता है एक्स वाई क्रोमोसोम। तो कौन डिसाइड करेगा? संतति का लिंग मेल डिसाइड करेगा। उसके बाद क्या लिखे? नॉन एलोसोमल, यहाँ पे लिंग गुणसूत्र डिसाइड नहीं करेगा, यहाँ पे एफ प्लाज्मिड डिसाइड करेगा। जो बच्चा क्लास 11 पढ़े होंगे वहाँ आप पढ़े होंगे एफ प्लाज्मिड के बारे में क्या होता है। अगर एफ प्लाज्मिड प्लस है तो वो मेल हो जाएगा और माइनस है तो फीमेल हो जाएगा। उसके बाद पर्यावरण की स्थिति यहाँ नजर आ रहा है ना, इपिगेमी में हम आपको बताए थे कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन है डिसाइड करेगा। तो इधर हम दिखाते हैं आपको कि पर्यावरण किस तरह से डिसाइड करता है। एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखे, पर्यावरण मतलब सिंपल क्या, जो हमारा आसपास का वातावरण वही डिसाइड करेगा। जैसे लिखे कि कछुआ, कछुआ में क्या होगा? अगर तापमान ठंडा है ना तो जो निषेचन के बाद बौआ बनेगा वो नर बनेगा। इधर देखिए हम क्या लिखे हैं,
एपिगेमी में संतति का लिंग निर्धारण संलयन के बाद होगा। संलयन तो हो गया है, लेकिन डिसाइड क्या करेगा जी? पर्यावरण स्थिति डिसाइड करेगा कि अगर तापमान ठंडा रहेगा तो नर का निर्माण हो जाएगा, अगर उच्च तापमान होगा तो मादा का निर्माण हो जाएगा। ठीक उसी तरह से मगरमच्छ में देखिए, अगर मध्य तापमान है तो मादा का निर्माण होगा, अगर उच्च तापमान है तो नर का निर्माण होगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन आसान है, समझ जाइएगा। अब आइए इसके बाद हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं इस सेक्स क्रोमोसोम के बारे में, एलोसोम के बारे में, इसका खोज किस तरह से होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं लिंग गुणसूत्र का खोज किसने किया था, सेक्स क्रोमोसोम का खोज किसने किया था। तो ध्यान से सुनिएगा, सेक्स क्रोमोसोम को खोजने में 3 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना रोल प्ले किया था। आइए देखिए क्या लिखे हैं। सबसे पहले क्या था, हैंकिंग्स नाम का साइंटिस्ट आया था। इन्होंने 1891 ईस्वी में क्या किया, वर्क ऑन फायरफ्लाई, जुगनू पर काम किया। आप लोग देखे होंगे जुगनू जो रात में निकलता, आप देखे होंगे उसके पीछे लाइट जलता रहता है छोटा सा। अब धीरे धीरे जुगनू खत्म होते जा रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है और जो मानव निर्मित लाइट है इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि जुगनू खत्म हो गया। जुगनू जनरली वहाँ उगता है या वहाँ पर ग्रो करता है, वहाँ दिखेगा आपको जहाँ पर प्राकृतिक वातावरण होता है, प्राकृतिक लाइट होता है। लेकिन जैसे जैसे मानव इतना खतरनाक होते जा रहा है, सब कुछ को खत्म करने में लगल है। धरती पर गंध मचाते मचाते अब चंद्रमा पर मंगल पर जाने का सोच रहा है। तो ये जुगनू अब बहुत ही कम बच्चा है, बहुत ना ही के बराबर देखने को मिलता है। बहुत आपको गांव एरिया सब में आपको जुगनू देखने को मिल सकता है। जुगनू मतलब सिंपल क्या, फायरफ्लाई, जिसके पीछे देखिएगा आपको लाइट जलता नजर आएगा। अगर आप लोग देखे होंगे तो ठीक, नहीं तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा मोबाइल पर। देखिए इन्होंने क्या किया था, फायरफ्लाई पर काम किया था जुगनू पर। जुगनू में इन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ा। देखिए क्या लिखे, स्टडी स्पर्मेटोजेनेसिस इन फ्रूट फ्लाई, यानी कि जो ये जुगनू है इसमें जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया थी उनको इन्होंने ये स्टडी किया। जब ये हैंकिंग साहब इस फायरफ्लाई के स्पर्मेटोजेनेसिस पर अध्ययन कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि जो 50% ऑफ स्पर्म है उसमें एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसके बारे में उसको पता नहीं था, क्या था नहीं था, तो उसको उन्होंने एक्स मान लिया, जिसको आज हम लोग क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। देख रहे हैं, जिसके बारे में पता नहीं था उसको इन्होंने एक्स मान लिया। लेकिन आजकल क्या होता है जी, जिसको हम अच्छे से जान रहे होते हैं, जिसके साथ हम कुछ दिन रह लिए हैं, फिर उसको हम एक्स नाम देते हैं। ये तो गड़बड़ बात है। इससे तो बढ़िया साइंटिस्ट है कि जेकरा नहीं जानता ओकरा एक्स नाम दे देता है। इन्होंने देखा कि 50% स्पर्म में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको उन्होंने एक्स बॉडी बोल दिया, अननोन, जिसके बारे में हम नहीं जानते, जिसको आजकल हम लोग क्या कह देते हैं, गुणसूत्र कह देते हैं। ये हो गया पहला साइंटिस्ट। उसके बाद आया मैकलंग आया। मैकलंग 1902 ईस्वी में आया। इन्होंने स्टडी किया ग्रास ऑफ पर, जिसको हम लोग टिड्ढा कहते हैं, टिड्ढा समझते हैं, एक्फोरा जिसको हम कहते हैं, उस पर इन्होंने स्टडी किया। और इन्होंने देखा कि फीमेल में तो स्पेशली ये स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि एक ही जैसा होता है, एक्स और एक्स। लेकिन उन्होंने मेल में देखा कि सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। एक और स्ट्रक्चर जिसमें उसको नजर नहीं आया, तो उसको उन्होंने नाम दे दिया ओ से आप याद रखिएगा, अनुपस्थित। आप इसको ओ को आप 0 पढ़िए। 0 मतलब क्या, कुछ नहीं। तो इन्होंने देखा क्या कि मेल में सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पाया जा रहा है, दूसरा जो स्ट्रक्चर वो नहीं प्रेजेंट है। जैसे यहाँ देखिए दोनों एक्स एक्स नजर आ रहा है। इन्होंने फीमेल में देखा कि दोनों क्या है, एक्स एक्स प्रेजेंट आ रहा है। लेकिन फीमेल में देखा कि मेल में कि एक्स क्रोमोसोम एक है और 50% में कोई क्रोमोसोम प्रेजेंट ही नहीं था, कोई स्ट्रक्चर उसको नहीं देखा, तो उसको नाम दे दिया उन्होंने वो मतलब क्या, एब्सेंट, जो कि क्या करेगा, लिंग निर्धारण करेगा। चलिए उसके बाद आया तीसरा साइंटिस्ट आया, स्टीवेंस एंड विल्सन आया 1905 ईस्वी में। फाइनली इन्होंने मानव के स्पर्मेटोजेनेसिस पर अध्ययन किया, यानी कि मानव में अध्ययन किया स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। और इन्होंने बताया कि जो मानव में जो मेल होता है उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम पाया जाएगा और फीमेल में क्या पाया जाएगा, एक्स एक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा। समझ गए? फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हैंकिंग नाम का साइंटिस्ट आया, इन्होंने जुगनू पर काम किया और एक्स बॉडी नाम दिया, जिसको आज हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। फिर मैकलंग आया, इन्होंने ग्रासहॉपर पर काम किया। इन्होंने देखा कि फीमेल में स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि दोनों एक जैसा होता है, जिसको उन्होंने एक्स एक्स नाम दे दिया। और मेल में देखा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता था, एक्स, और दूसरा एब्सेंट था, उसको उन्होंने नाम दे दिया ओ। इसको आप 0 याद रखिएगा, मतलब कि अनुपस्थित था। और यही मेल क्या होगा, लिंग निर्धारण के लिए जरूरत होगा। उसके बाद तीसरा साइंटिस्ट आया स्टीवेंस एंड विल्सन। इन्होंने मानव में अध्ययन किया स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को 1905 ईस्वी में, यानी कि शुक्राणु जनन अंडाणु जनन को अध्ययन किया। और इन्होंने बताया कि मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि फीमेल में सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। हम आगे पढ़ेंगे कि जो लिंग का निर्धारण होता है, यानी कि संतति बेटा होगा कि बेटी, जरूरी नहीं कि हमेशा मेल ही डिसाइड करेगा। कुछ जीव में क्या होता है जी, फीमेल भी डिसाइड करता है। तो लिख लीजिए, इसको हम आगे पढ़ते हैं, छापिए। आइए नेक्स्ट हम कुछ जीवों में देख लेते हैं सेक्स डिटरमिनेशन, लिंग का निर्धारण किस तरह से होता है। आइए सबसे पहले मानव जब में जान लेते हैं, सबको पता क्या होता है, किस तरह से होता है। देखिए मानव को हम लोग क्या कहते हैं, मेल हेट्रोगेमेटी। हेट्रो मतलब समझते हैं ना जी, अलग, गेमिट मतलब अलग अलग प्रकार का, गेमिट। हेट्रोगेमेटी इसको क्यों कहते हैं, जो मेल होता है इसमें, यानी कि मानव में जो मेल होता है उसमें अलग अलग प्रकार का क्रोमोसोम पाया जाता है। देखिए एक्स और वाई पाया जाता है। हर एक जगह देखिए लिखे हैं, समझ जाइएगा। यहाँ देखिए लिखे मेल हेट्रोगेमेटी।
यहाँ भी क्या लिखा है, मेल हेटेरोगेमेटी, मतलब इसमें जो मेल पाया जाएगा इसमें अलग अलग प्रकार का क्रोमोसोम पाया जाएगा। ठीक है, उस तरह से यहाँ देखिए क्या लिखा है, फीमेल हेटेरोगेमेटी। जो बर्ड्स होंगे, बटरफ्लाइज होंगे, कुछ रेप्टाइल्स होंगे, इसमें फीमेल होता है हेटेरोगेमेटी, यानी कि इसमें फीमेल डिसाइड करेगा जो संतति होगा बेटा होगा कि बेटी होगा। उसके बाद मधुमक्खी में हम पढ़ेंगे। आइए इधर से देखते हैं। सबसे पहले मानव में देखिए क्या लिखे हैं, मेल हेटेरोगेमेटी होता है, मेल में पाया जाएगा XY क्रोमोसोम, बचपन से सबको पता है, और फीमेल में XX पाया जाएगा। यहाँ से बनेगा X और Y, अगर ये X इससे मिल जाएगा तो बन जाएगा फीमेल, और E एकरा से मिल जाएगा तो बन जाएगा मेल, यानी कि मेल रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए जी, यानी कि मेल का क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा होगा कि बेटी होगा। चलिए नेक्स्ट लिखे हैं, ग्रासहोपर टिड्डा में मेल हेटेरोगेमेटी होता है, यानी कि इसमें भी मेल डिसाइड करेगा बेटा होगा कि बेटी होगा। ये मेल है, इसमें पाया जाता है X और O क्रोमोसोम, फीमेल में पाया जाता है XX। अब ये X अगर इस X से मिलेगा तो बनेगा फीमेल, और EO से मिल जाएगा तो बन जाएगा मेल, सिंपल है। बटरफ्लाई और बर्ड्स हो गए, बटरफ्लाई कुछ रेप्टाइल में देखिए क्या होता है, जो मेल होता है उसमें पाया जाता है ZZ क्रोमोसोम, और जो फीमेल होता है उसमें ZW। अब से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ZZ मेल है, ZW फीमेल है, तो इसमें ये किसके लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन में दे देगा पक्षी हो गया, बटरफ्लाई, कुछ रेप्टाइल्स, मानव, मधुमक्खी, कुछ भी दे देगा। तो याद रखिएगा इसमें जो फीमेल होता है वो जिम्मेदार होता है। यहाँ से बनेगा Z और W, यहाँ से बनेगा Z। अगर ये Z इससे मिल जाएगा तो बन जाएगा फीमेल, और ये इससे मिल जाएगा तो बन जाएगा मेल। बस लास्ट हमारा देख लेते हैं मधुमक्खी में किस तरह से होता है। मधुमक्खी में जो लिंग निर्धारण होता है उसको हम लोग कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस या हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि इसमें बिना निषेचन के भी जीव बनता है। देखिएगा क्या होता है, ये फीमेल है, फीमेल होता है हमेशा डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब क्या, 2n कंडीशन, यानी कि इसमें क्रोमोसोम पेयर में पाया जाएगा 32 गो। और मेल क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। तो हम जानते हैं जो द्विगुणित जीव होता है उसमें युग्मक का निर्माण मियोसिस डिवीजन के थ्रू होता है, जो अगुणित होता है उसमें गेमिट का निर्माण माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन के थ्रू होता है। जब इसमें मियोसिस होगा तो बनेगा यहाँ से ये बन जाएगा गेमिट, ये बन जाएगा गेमिट। हैप्लॉइड में माइटोसिस से बन जाएगा 16। अब होगा क्या, अगर ये इससे फ्यूज हो जाएगा, यानी कि फ्यूजन करवा रहे हैं, फ्यूजन मतलब संलयन होता है। अगर इससे इसमें फ्यूजन हो गया तो जो फ्यूजन के बाद बनेगा उन्हें हमेशा फीमेल बनेगा, यानी कि क्यून बनेगा रानी। और रानी का काम होता है सिर्फ और सिर्फ जनन करना, एकदम मस्ती करना। उसके लिए खाना पीना के लिए ये नौकर महाराज जो ड्रोन है जिसको हम लोग मेल कहते हैं। तो देखिए निषेचन होने के बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा, फीमेल बनेगा, हमेशा बनेगा फीमेल, याद रखिएगा। तो ये रानी बन जाएगी। और जो निषेचन नहीं होगा, बिना निषेचन के बन जाएगा, वो होगा मेल, ड्रोन जिसको कहते हैं। ये हो गया वर्कर हो गया, ये बेचारा काम करेगा, खाना पीना ला के देगा इसको, रानी को जनन करे के लिए। समझे किस तरह से होता है, फिर से एक बार समझ लीजिएगा। मधुमक्खी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस या हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन। पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी में अंतर है। पार्थिनोकार्पी में फ्रूट का निर्माण होता है, यहाँ पर जीव का निर्माण होता है। इसमें जो फीमेल होती है वो डिप्लॉइड होती है, और मेल जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। तो इसमें जब गेमिट बनेगा तो ये बनेगा 16, ये बनेगा 16 हैप्लॉइड। ठीक उसी तरह से इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा, क्योंकि ये अगुणित है, यहाँ से 16 बन जाएगा। जब ये इससे मिलेगा तो हमेशा बनेगा क्या, फीमेल, रानी बनेगी, फ्यूजन होगा। एक काम होता है सिर्फ और सिर्फ जनन करना, मजे करना। और जो निषेचन नहीं होगा ना वो बन जाएगा मेल, ड्रोन, वर्कर बन जाएगा, मजदूर आदमी। तो नीचे लिखे देखिए क्या लिखे, ड्रोन का पिता और पुत्र नहीं होगा। बताइए इस ड्रोन का पिता और पुत्र होगा कैसे जी, ये तो ड्रोन है, ठीक है, ये तो निषेचन में भाग ही लिया ही नहीं, इसका बाप कोई कहलाएगा कैसे। इसका पुत्र भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए निषेचन के बाद हमेशा क्या बन रहा है, फीमेल क्यून बन रही है, रानी बन रही है। उसके बाद और इधर आप समझ गए तो इधर तक लिख लीजिए आप, नहीं तो हम यहाँ लिख के बता देते हैं। इसके रिलेटेड एक और बात लिखना है कि ड्रोन का ड्रोन का नाना हो सकता है और नाती हो सकता है। ड्रोन ब्लैक कलर से लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ड्रोन का पिता और पुत्र नहीं हो सकता, लेकिन ड्रोन है ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन। कैसे हम आपको समझाते हैं, हम यहाँ लिखे कि ग्रैंड का पिता और हो सकता है पुत्र, पिता और पुत्र नहीं होगा। समझ गए कैसे नहीं होगा, क्योंकि ये बिना निषेचन के ही बन रहा है, तो इसका बाप कोई कहलाएगा कैसे। इसका ना ही पिता होगा ना ही पुत्र होगा, क्योंकि जो निषेचन के बाद बनता है हमेशा लड़के ही बनता है। आगे हम लिखेंगे ड्रोन का नाना हो सकता है और नाती हो सकता है। कैसे, देखिए ये ड्रोन है, ठीक, ये फीमेल है, और फीमेल और इससे मिलकर बना, हमेशा क्यून बनी, तो इस क्यून का बाप क्या हो गया, ई हो गया, ठीक है, ये बाप बन सकता है, मतलब ये बाप कहलाएगा इसका। अब हम बोल रहे हैं कि ये भी फीमेल तो किसी ड्रोन के मदद से बनी होगी, तो इसके लिए जो भी ड्रोन होगा यानी कि मेल जो होगा, बताइए इसका क्या होगा, ये ड्रोन है, ये भी किसी से बना होगा, ये इसके लिए, ये ड्रोन इसके लिए क्या हो जाएगा, बाप। फिर से सुनिए, कंफ्यूजन हो जाएगा तो फिर से सुनिएगा। हम बोल रहे हैं कि ये निषेचन के बाद बन गए क्यों,
तो ई एकर के कहलाएगा, बाप कहलाएगा। हम बोल रहे हैं कि ठीक उसी तरह से एकरो तो कोई बाप होगा, फीमेल का बाप हो सकता है, मेल का बाप नहीं होगा। देखिए ड्रोन बेचारा का कहाँ से बाप आएगा, लेकिन अगर नाना नाती तो हो सकता है ड्रोन का। तो ये फीमेल जिस ड्रोन से बनी होगी तो ई के कहलाएगा, कर बाप कहलाएगा ना, ये फीमेल की बाप हो गया। एकर बाप ई है तो एकर ई के हो गया, इस फीमेल से ही तो बनी है, बना है नहीं ड्रोन। तो एकर की हो गया, ई हो गया एकर नाना जी, ई हो गया ओकर नाती जी। समझे नहीं समझे फिर से एक बार सुन लीजिएगा। हम बोले कि ड्रोन के पिता और पुत्र नहीं होगा, ये तो समझ में आ रहा है आपको। कहां से पुत्र होगा, क्योंकि बिना निषेचन के बन रहा है, एकर कोई बाप कहलाएगा नहीं। नहीं एकर पुत्र हो सकता है, क्योंकि हमेशा जब निषेचन के बाद बनता है तो रानी बनता है, यानी फीमेल बनता है। हम बोल रहे हैं कि लेकिन ड्रोन के पास नाना हो सकता है, नाती हो सकता है। कैसे हो सकता है, ये फीमेल जकरा से बनी होगी एकर बाप कहलाएगा। ये फीमेल जिस ड्रोन से बनी होगी तो ये ड्रोन एकर बाप हो गया ना जी। तो ई माँ है, ई हो गया एकर बाप। तो ई माँ है, एकरा से जो ये ड्रोन बनेगा एकर ई नाना न होगा जी, और ई एकर कोई हो जाएगा, नाती हो जाएगा। तो वही लिखा है कि ड्रोन के पास दादा हो सकता है और नाती हो सकता है, सॉरी ग्रैंडफादर, अब दादा नाना जो बोल लीजिए, हो सकता है, लेकिन पिता और पुत्र नहीं हो सकता। तो यहाँ हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ के खत्म कर लिया है। अब लगता है कि लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो एक लेक्चर हमारा और लगेगा, उसमें हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ तक देख लीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको निपटा देंगे, खत्म हो जाएगा। जैसा कि हम आपको शुरू में ही बता दिया कि हम क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो बच्चा जुड़ा होगा, जो बच्चा पढ़ रहा होगा, उसको पता चल रहा होगा कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा है। जो भी एग्जाम में आने का चीज संभावना है और जो आपके एनसीईआरटी में सारा कुछ कवर किया जा रहा है, नाम का क्रैश कोर्स है, बाकी लग रहा है कि फुल कोर्स ही पढ़ा रहे हैं। नहीं तो बताइए, जेनेटिक्स का 4 लेक्चर हम लगाने वाले हैं, एक लेक्चर में भी आके हम निपटा देते, कुछ से कुछ पढ़ाते, जेमन हुआ पढ़ा के निकल लेते। लेकिन ऐसा नहीं, हम सोचते हैं कि अगर कोई भी बच्चा, एक बच्चा यहाँ से जुड़ के पढ़ेगा, अगर उसको नहीं समझ में आएगा, अगर उसको लगेगा कि कंटेंट में कमी है, तो फिर समझिए धोखाधड़ी हो रहा है। हम ना ही पढ़ने में धोखाधड़ी कर सकते हैं, ना ही पढ़ाने में धोखाधड़ी कर सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा लेक्चर, एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे भी हम इसमें सोचेंगे 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए हैं, इसके बाद हम 100 और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोर्शन भी बड़ा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो आप लोग यहाँ तक देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको सलाह देना हो, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपके सलाह को सीरियस लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।